एब्सोल्यूट सिनेमा आज की वीडियो होने वाली है एब्सोल्यूट सिनेमा, क्योंकि आज मैं आ गया हूँ किंग ऑफ द अरेना का 7th पार्ट लेकर, जिसमें आने वाला तुम्हें बहुत ही मजा और इसमें मचेगी बहुत ही गंदी वाली भसड़। और अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। तो हमने जो पिछली वीडियो में ब्लाइंड डेटा कवर करी थी उसके अंदर हमें काफी कुछ पता चला था, जैसे कि जो किंग का वहाँ पे वो एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स का ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जिसमें कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स काम नहीं करते बल्कि इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल्स काम करते हैं। और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यून ग्रुप। और जो बाइक्सन ग्रुप है जिससे हमारे लोंडा गिल्सो भिड़ा था, उसका एक बहुत ही बड़ा प्लान है कि जोंगडोंग सिटी के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है वो उन सभी को अपने अंडर में लेना चाहता है। और उन्हें अपने अंडर में लेने के लिए बाइक्सन ग्रुप ने जोंगडोंग सिटी के अंदर जितने भी हाई स्कूल्स या ग्रुप या गैंग्स हैं उन सभी को ऑलमोस्ट अपने अंडर में ले लिया है, एक्सेप्ट 2, जिसमें एक है अपना YMG और दूसरा है जिनसेंग टेक जिसका लीडर हियोक जिन है। और क्योंकि जिनसेंग टेक और YMG के फाइटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए हो सकता है इन फ्यूचर वो इन्हें भी अपने अंडर में लेने की कोशिश करे, लेकिन इन्हें अपने अंडर में लेना बाइक्सन ग्रुप के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, और वो तुम जानते ही होगे क्यों। तो खैर आज हम जिस आग को कवर करने वाले हैं उसका नाम है रूनावे थंडरस्टॉर्म गैंग आर्क। रूनावे या रनवे तुम इसे जो भी बोलो, मैं तो इसे रूनावे ही बोलूंगा। और ये आग काफी बड़ी होने वाली है, लगभग 9 चैप्टर्स की ये आग है, और हमारी वीडियो भी काफी बड़ी होने वाली है, और शायद से ये मेरी फर्स्ट लॉन्गेस्ट वीडियो भी होने वाली है। तो खैर हमारी ये आग शुरू होती है घर से भागे हुए कुछ लोंडों के साथ, जिन्हें अपना घर छोड़े हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, और अब उनके पास खाना पानी और रहने की जगह नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म गैंग को ज्वाइन करने के लिए आए, जिसका लीडर है ये बंदा जिनसियो। जिनसियो उन लोगों से पूछता है तो तुम लोगों को थंडरस्टॉर्म गैंग को ज्वाइन करना है। फिर उनमें से एक बंदा उसे बताता है कि हाँ, हमें घर छोड़े हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, और हमने सुना है कि अगर हम इस गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें खाना पानी और रहने की जगह भी मिलेगी। और उसके ऐसा कहते ही जिनसियो उसको सीधा एक ही घूसे में उड़ा देता है, एंड वो बंदा बाउंड्री से टकराकर सीधा बेहोशी हो जाता है। और उसकी ये हालत देखकर उसके बाकी के सभी दोस्त डर जाते हैं। देन जिनसियो से, अबे सालो तुम लोगों को क्या लगता है ये कोई चैरिटी मेरिटी है जो तुम लोग यहाँ पर आ गए? और उसकी ये बात सुनते ही वो सभी लोग डर के मारे अपने उस दोस्त को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। वाह भाई क्या दोस्ती है यार, मुझे क्या इवन जिनसियो को तक यकीन नहीं आ रहा होता इन पर। तो जिनसियो से अबे ये कैसे फ्रेंड थे, इन सालों में तो लॉयल्टी और गट्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। आजकल के लोंडे भी ना, आजकल अच्छे टैलेंट मिलना मुश्किल ही हो गया है यार। फिर उसका चमचा जो कि उसका लेफ्ट हैंड है, वो उसकी सिगरेट चलाते हुए उसे बताता है कि ये सब कुछ ही बाइक्सन ग्रुप की वजह से हुआ है, बिकॉज जितने भी टैलेंटेड लोग थे वो ऑलरेडी उनकी गैंग को ज्वाइन कर चुके हैं। और अब उसकी ये बात सुनने के बाद जिनसियो से, अगर ऐसी बात है तो अब हम खाली एक रूनावे गैंग बनकर नहीं रह सकते, हमें हमारे स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होगा। और अभी जिनसियो अपने चमचों को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आता है जो उनसे पूछता है कोई मदद चाहिए क्या। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना पार्क ही है। और अभी पार्क को यहाँ पर देखकर जो जिनसियो का लेफ्ट हैंड है उसका भी मत्था खराब होने लगता है, बिकॉज थंडरस्टॉर्म गैंग और पार्क का एक पुराना मैटर है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और अभी पार्क को यहाँ पर देखकर थंडरस्टॉर्म गैंग के 2 लोंडे उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं कि साले तुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। देन पार्क उन्हें बताता है कि भाई मैं तो बस इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, और वैसे भी मैं उन सभी से ज्यादा बेहतर हूँ। और अब पार्क की ये बात सुनकर खुद जिनसियो उसके पास उठकर आने लगता है कि तुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं गद्दारों का वेलकम नहीं करता हूँ, इसका मतलब तू इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर जस्ट वन शिटी गाय, गॉट इट। देन पार्क उसे कहता है देख भाई, मैं इतना बेशरम इंसान भी नहीं हूँ कि बिना वजह में खुद को तुझे वापस लेने की बात कहूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक टास्क दे और मैं हर वो काम करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहेगा। बंदा हेल भाई, ये बातें कहने से पहले लोग सोचते क्यों नहीं है कि भाई सामने वाला बंदा उनसे कुछ भी करवा सकता है, लिटरली कुछ भी, तुम समझ ही रहे होगे है ना। और अभी पार्क की ये बात सुनकर इस बंदे के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, लो हो गया काम, अब बेटा वो तुझसे सब कुछ करवाने वाला है। तो खैर अब हम आते हैं नेक्स्ट डे YMG हाई पर, जहाँ पर हमारा लोंडा गिल्सो इस वक्त काफी थका हुआ है बिकॉज ऑफ बाइक्सन ग्रुप। वो ब्लाइंड अटैक के अंदर गिल्सो और बाइक्सन ग्रुप की आपस में भसड़ हुई थी ना, उस वजह से। और ये उसी फाइट के नेक्स्ट डे का सीन है। तो खैर अभी गिल्सो बाहर निकलकर कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि किंग के 2 लोंडे इस वक्त पार्क को भेला फुसलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई जरा सी बातों पे बुरा नहीं मानते, हम तुझे वापस ले लेंगे, फिक्र मत कर, हम किंग से बात करेंगे तो वो अपना माइंड जरूर चेंज करेगा। देखो भाई पार्क इन लोगों के साथ काफी वक्त तक रहा है तो उसे अच्छे से मालूम है ये कैसे लोग हैं, इसीलिए वो उनसे कहता है सालो बकवास बंद करो और सीधा पॉइंट की बात पर आओ। और पार्क का इस तरीके का एटीट्यूड देखकर वो लाल वाल वाला बंदा उससे बोलता है यार तू और ये तेरा घमंड, हाँ चल कोई ना, हमने सुना है जब तू थंडरस्टॉर्म गैंग में था तब तू कुछ लड़कियों के साथ हैंग आउट किया करता था, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तू हमें उन लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाए ताकि हम भी तेरी तरह उनके साथ मजे कर सके। और वैसे भी वो लड़कियां बेघर होंगी तो उनके पास वापस जाने के लिए कोई घर भी नहीं होगा। मतलब तुम लोग देख रहे हो ना इन दोनों की कितनी गंदी सोच चल रही है इस वक्त। और तुम्हें क्या लगता है पाक ऐसा बंदा है कि लोगों की ये बात मान लेगा? नहीं भाई, पाक लड़कों की रिस्पेक्ट करे या ना करे, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करता है, और इसीलिए उनकी ये बात सुनकर उसका मत्था खराब हो जाता है और वो उनको धक्का देकर वहां से जाने लगता है कि साले तुम लोगों के क्या मैं चूतिया मुतिया लग रहा हूँ। पाक की ये हरकत देखने के बाद वो लाल वाला बंदा उससे गुस्से में ये बोलने लगता है कि साले तुझे तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था जो हमने तुझे दूसरा मौका दिया, वरना तू एक लूजर के अलावा कुछ नहीं है जो हमेशा अपनी पेंट गीली कर देता है। और इस वक्त वो ये सब बोलते हुए डस्टबिन में से कोका कोला का कैन निकालकर पाक के ऊपर फेंक कर मार देता है, और एंड मोमेंट पे पाक उसको अपनी किक से रिफ्लेक्ट
भी कर देता है, जिससे वो केन काफी स्पीड में उन दोनों के बीच में से निकलता हुआ जाता है। और अभी ये लाल बाल वाला बंदा अगर उसको डोज नहीं करता तो उसका तो सीधा थोबड़ा टूटता, और वो देखने के बाद मुझे बड़ा मजा आता। तो खैर अभी पाक उन लोगों से गुस्से में बोल रहा होता, सालो अपनी औकात में रहो, मैं तुम जैसे वीकलिंग्स के साथ बस इसलिए रहता था ताकि मैं यून ग्रुप को ज्वाइन कर सकूं, वही यून ग्रुप जो केन का बाप चलाता है। और अब पाक उन्हें बताता है कि भाई मैं तो वैसे भी स्कूल छोड़ रहा हूँ, तो अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करना है तो स्कूल के बाहर आकर मुझसे बात करना। और अभी पाक की ये स्कूल छोड़ने वाली बात सुनकर वो दोनों उससे बोलने लगते हैं, साले तूने ये बात केन को बताई? देन पाक से चल और फिर वो उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चला जाता है। और अभी इस वक्त इन लोगों के बीच में जो कुछ भी बातचीत हो रही थी वो सब कुछ ही गिल्सू ने भी सुन ली होती है, और अब उसको भी पता चल चुका है कि पाक स्कूल छोड़ रहा है। तो फिर अब सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पर, यहाँ पर हम देखते हैं पाक का जो कुछ भी जरूरी सामान था वो इस वक्त स्कूल से लेकर जा रहा होता है। और तभी गिल्सू उसके पीछे से आकर उसे रोक लेता है कि पाक हमें बात करनी होगी, मैंने सुना है तो स्कूल छोड़ रहा है, कि सब उस वजह से जो कुछ भी अरेना में हुआ था, और अगर ऐसा है तो तू खुद को दोबारा से प्रूफ कर सकता है, तो मुझे अगेन अरेना में फाइट करने के लिए चैलेंज कर सकता है, तो मैं तुझसे हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहूंगा। और अभी गिल्सू की ये सारी बातें सुनने के बाद पाक का मत्था खराब हो जाता है। वो गुस्से में अपना सारा सामान जमीन पर पटकता है और जाकर गिल्सू की कॉलर पकड़ लेता है कि साले अब खुश है तू, मिल गया तुझे सुकून, तुझे क्या लगता है तू ये सब करने के बाद बच जाएगा? बेटे तुझसे तुम अपना बदला लेकर ही रहूंगा, और इसीलिए अब से उस घटिया से अरेना को भूल जा, क्योंकि अब मैं तुझे रोड पर मारने वाला हूँ। पाक ये सब कुछ बोलने के बाद गिल्सू की कॉलर छोड़ता और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो खैर अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई गिल्सू ये सब कर क्यों रहा है, जबकि उसका तो इन सब से कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अपना गिल्सू एक बहुत ही अच्छा लोंडा है, और इसीलिए अगर कोई स्कूल छोड़कर जा रहा हो वो भी उसकी वजह से, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये बात उसको हमेशा परेशानी करती रहेगी। और इसीलिए वो पाक को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि पाक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी की गलती है। तो खैर अभी पाक अपना सामान उठाकर जाने लगता है, तभी उसके सामान में से एक लेटर बाहर निकलकर सीधा गिल्सू के पैरों में जाकर गिरता है। और उस लेटर में क्या है वो हमें नहीं बताया जाएगा, नहीं कभी नहीं बताया जाएगा, बिकॉज वो लेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिसने उस लेटर को लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। तो खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और काफी रात हो चुकी होती है, एंड हमें दिखाया जाता है ये पेट्रोल टैंक, जियोंगन्योंग ऑयल एंड गैस स्टेशन। और तुम देख सकते हो कि जियोंगन्योंग में से जो एन है वो हट चुका होता है, जिसका मतलब ये पेट्रोल टैंक काफी पुराना हो चुका है और बंद भी हो चुका है, जहाँ पर अब बस लुच्चे लफंगे ही आते हैं। और अभी हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि आराम से हाथ सेक रहे होते हैं, और अभी उनका मत्था खराब हुआ रखा है, क्योंकि उनका जो वसूली का धंधा है वो इस वक्त सही नहीं चल रहा होता, बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म गैंग। जहाँ से उन लोगों को वसूली करके ले जाना था वहां से थंडरस्टॉर्म पहले ही वसूली कर चुका है, जिस वजह से इन लोगों का मत्था काफी सटका हुआ है। तभी एक बंदा उन लोगों को समझाता है जो कि प्रोबेबली उनका लीडर होगा, तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत जल्द हम थंडरस्टॉर्म गैंग को कुचल कर रख देंगे। और वैसे भी उनकी गैंग में बहुत कम ही लोग ऐसे जिनको फाइट करना आता है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर पाक आ जाता है, वो भी एक मेटल रोड के साथ, जो कि वहाँ पर आकर उनसे बस दो ही बात बोलता है कि बेटा तुम लोगों के पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो थंडरस्टॉर्म गैंग को ज्वाइन कर लो या फिर इस एरिया को छोड़कर भाग जाओ और कभी वापस मत आना। और अभी पाक क्योंकि अकेला आकर ये सारी बातें बोल रहा होता है, इसीलिए वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देन उनका लीडर उसे पहचान लेता है कि तू पाक है ना, मैंने सुना है कि तू गैंग के पास चला गया था ताकि उसके बाप की गैंग को तू ज्वाइन कर सके। क्या होगा, उन लोगों ने लात मारकर तो ये वापस थंडरस्टॉर्म गैंग में फेंक दिया। और ये बोलते हुए वो उसका काफी मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि पाक असल में यहाँ पर क्यों आया है। तो देखो उसको यहाँ पर जिनसियोप ने भेजा है ताकि वो इन सबको खत्म कर सके और यहाँ से भगा सके, क्योंकि ये सभी लोग जिनसियोप के रास्ते में जो आ रहे होते हैं। और अगर पाक ये काम कर लेता है तो जिनसियोप उसको अपनी गैंग में लेने के बारे में सोचेगा, लेगा नहीं सिर्फ सोचेगा। और पाक के बाद उसका दिया वो काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। और अब वो डिसाइड कर चुका है कि वो कैसे भी करके थंडरस्टॉर्म गैंग में अपनी पुरानी पोजीशन को लेकर ही रहेगा। तुमने सही सुना, पुरानी पोजीशन। ये बंदा पहले थंडरस्टॉर्म गैंग के साथ काम किया करता था। तुम्हें आगे अभी बहुत कुछ पता चलेगा। तो खैर अभी पाक के ऊपर उनके दो बंदे वुड स्टिक के साथ रश कर देते हैं, एंड सबसे पहले एक बंदा उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, एंड पाक उसे अपनी मेटल रोड से ब्लॉक भी कर लेता है। और अभी पाक क्योंकि उसके वेपन को ब्लॉक करने में लगा होता है, तो इस मौके का फायदा उठाकर दूसरा बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पाक उसे बहुत ही इजीली अपने पैरों से ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर वो बंदा काफी शॉक्ड हो जाता है। देन पाक से क्या हुआ बेटा, सरप्राइज क्यों हो रहा है, मैंने बुलेट प्रूफ चेन पेट पहन रखे हैं। और ये कहते ही पाक उन दोनों को एक साथ एक ही किक में उड़ा ही देता है। और ये जो पावर है ना, ये शेन पेट की पावर नहीं है, पाक की खुद की पावर है। इसका मतलब कि पाक काफी स्ट्रॉन्ग है। तो खैर अब पाक उन लोगों से कहता है कि बेटा एक एक करके मत आओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए सब लोग एक साथ ही मुझ पे अटैक करो। भाई हो रहा है 10,000 प्लस, देख रहे हो लोंडो को खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है। तो खैर अभी पाक की ये बात सुनते ही वो सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और अभी पाक खुद से यही कह रहा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए उसे इनसे जीतना ही होगा, वो यहाँ पर हार नहीं सकता। और अब हम वापस से आते जिनसियोप पे, जो कि इस वक्त पाक और खुद की पुरानी फोटो देख रहा होता है। और तुम इस फोटो में देख
ही सकते हो कि पाक इस वक्त कम से कम 15 या 16 साल का तो होगा ही, जिसका मतलब कि पाक ने इनकी गैंग को काफी वक्त पहले ज्वाइन करा था। और उसने क्यों करा था वो तो मैं आगे पता चलेगा। तो खैर अभी जिनसेफ का लेफ्ट हैंड उससे पूछता है तो आप उसको वापस लेने वाले हो। देन जिनसेफ से और आखिर में ऐसा क्यों करूं, जिसका मतलब कि वो पाक को वापस नहीं लेने वाला है। और इसीलिए उसका लेफ्ट हैंड उससे पूछता है अगर ऐसी बात है तो आपने उसको वो काम क्यों दिया। देन जिनसेफ उसको समझाता है देख भाई अगर वो जीत जाता है तो हमारे रास्ते में फिर कोई रूनावे गैंग आएगी ही नहीं, और अगर वो हार जाता है तो मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ है ही नहीं। और तुम इस वक्त देख ही सकते हो कि पाक और इन लोगों की काफी गंदी भसड़ हो चुकी है। पाक इन्हें मार रहा है, ये पाक को मार रहे हैं और यही चल रहा है। और अब हम फिर से जिनसेफ पे आते हैं जो कि इस वक्त पाक और खुद की फोटो को जला रहा होता है। कि पाक जैसे लोगों के साथ बस एक ही काम किया जा सकता है कि उनका अच्छे से इस्तेमाल करो, उनको मारो पीटो और बस के आगे फेंक दो। और ये बात सुनने के बाद तुम समझ ही जाओ कि इस बंदे को पाक के लेकर कुछ अच्छे इरादे नहीं है। तो खैर थोड़ी देर बाद हम वापस आते हैं जियोंगडोंग गैस स्टेशन पर, और तुम देख ही सकते हो कि पाक इन लोगों से जीत गए और उसने इन सब की काफी बुरी हालत भी कर दी है। और अभी उनका वो लीडर बोल रहा होता है पाक से कि तुम एक मॉन्स्टर में बदल चुका, तो पहले इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। फिर पाक उसे एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है बेटा पुरानी बातों को भूल जा, मैं अब बदल चुका हूँ और मैंने तुझे 2 ऑप्शन दिए थे, लेकिन अब तेरे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी वापस मत आना। और ये कहते हुए पाक उसके फेस को मल्टीपल टाइम्स अपने पैरों से कुचल रहा होता है। भाई मतलब ये बंदा इतना बड़ा दरिंदा बन चुका है। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट डे फिर से YMGI पर, जहाँ पर 2 लोगों को पाक का बच्चा वो सामान फेंकने के लिए दिया गया, जिससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अभी तूने सुना कि पाक वापस से अपनी थंडरस्टॉर्म गैंग को ज्वाइन कर चुका है, जिसका मतलब वो अब उन सभी से अपना बदला लेगा जिन्हें वो स्कूल में पसंद नहीं किया करता था। और इस वक्त हमारे तीनों लोंडे उनके पीछे ही बैठे होते हैं और गिल्सू ये सारी बातें सुन रहा होता है। देन गिल्सू जिन और जियोंगमिन से पूछता है तुम लोगों ने सुना कि पाक ने स्कूल छोड़ दिया है। फिर जिनों से बताता हाँ मैंने भी सुना है, मुझे ये किसी ने बताया था, और वैसे भी किंग ने तो उसको निकाल ही दिया था, तो उसको आज ये कल तो ये सब करना ही था। और अभी गिल्सू को ये बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा होता कि पाक ने इतनी छोटी सी बात के ऊपर स्कूल छोड़ दिया, और इसीलिए वो उनसे पूछता है कि पाक के कोई फ्रेंड नहीं थे यहाँ पर। देन जियोंगमिन से सबे चल भला कौन होगा जो ऐसे बंदे का फ्रेंड बनना चाहेगा, और वो तो बस किंग था जो उसको मुंह लगाता था, वरना कोई और तो उसको मुंह भी ना लगाए। एंड जियोंगमिन की ये सारी बातें सुनने के बाद गिल्सू को काफी बुरा लगता है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है कुछ बच्चों पर जो कि इस वक्त ग्रीन लाइट रेड लाइट खेल रहे होते हैं। देख रहा हूँ मतलब स्क्विड गेम रेफरेंस। और तभी वहां पर गिल्सू भी आ जाता है, और जैसे ही वो बच्चा रेड लाइट बोलता है सभी बच्चे रुक जाते हैं, पर गिल्सू हिल जाता है। देन वो बच्चा उसे बोलता है भाई तू हिल गया और वैसे तू है कौन। फिर गिल्सू ने हंसते हुए बताता है कि भाई मैं तो बस यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था, कि तुम जानते हो किसी हाइसियन नाम के शख्स को। और तभी उसके पीछे से एक लड़की आकर उसे बताती है कि भाई वही हाइसियन है। और अभी इस वक्त ये लोग जियोंगडोंग के सारंग ऑर्फनेज के अंदर है। जी हाँ ये एक अनाथ आश्रम है, और गिल्सू यहाँ पर आया पाक के उस गिरे हुए लेटर की वजह से, क्योंकि उस लेटर पे इस जगह का एड्रेस और इस बंदी का नाम लिखा हुआ था। और अभी गिल्सू हाइसियन को बता रहा होता है कि पाक ने ये लेटर अपने पास से गिरा दिया था, और उसे नहीं पता था कि वो पाक को ये लेटर वापस कैसे करे, और इसीलिए वो यहाँ पर आ गया क्योंकि उस लेटर पे इस जगह का नाम लिखा हुआ था। फिर हाइसियन उसे बताती है कि भाई उसे भी नहीं पता ये लेटर उसे कहाँ भेजना चाहिए। जो सुनने के बाद गिल्सू उससे पूछता है कि भाई मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। फिर हाइसियन उसे बताती है हाँ पर पाक ने काफी वक्त पहले ऑर्फनेज को छोड़ दिया था, जिस वजह से अब उसे नहीं पता कि पाक कहाँ है, और उसने ये लेटर पाक के स्कूल में पहुंचाया था क्योंकि उसे लगा था कि वो स्कूल में होगा। और अभी ऑर्फनेज वाली बात सुनकर गिल्सू काफी शॉक्ड हो जाता है कि पाक अनाथ इंसान है। देन हाइसियन उसे बताती है हाँ उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, वो यहाँ पर हमारे साथ ही पला बड़ा हुआ है। और अब हाइसियन गिल्सू को खुद के और पाक के पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ पर इन 3 बच्चों ने हाइसियन को काफी मारा भी होता है और उसके पैसे भी छीन लिए होते हैं, और फिर वो उसको अनाथ बोलकर चिढ़ाने भी लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पाक आकर उनके ऊपर एक वुड स्टिक लेकर चढ़ जाता है कि सालों मेरी फैमिली से दूर रहो। और अभी हाइसियन गिल्सू को बता रही होती कि पाक हमेशा उन्हें एक हीरो की तरह प्रोटेक्ट किया करता था, लेकिन जब उसने मिडिल स्कूल जाना शुरू कर दिया तब लोग उसे काफी बुली किया करते थे, और तब उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता था। और मिडिल स्कूल में काफी बुली होने के बाद उसने हंसना भी बंद कर दिया था, और उस वक्त के बाद से पाक ने रूनावेस लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन वो ऑर्फनेज को भी छोड़कर चला गया, और तुम देख ही सकते हो कि पाक इस वक्त थंडरस्टॉर्म हाउस के सामने खड़ा हुआ है, तो समझ जाओ कि वो ऑर्फनेज को छोड़कर फिर कहाँ गया था। और आगे तुम्हें इस फ्लैशबैक का एक और फ्लैशबैक भी दिखाया जाएगा, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि पाक आगे थंडरस्टॉर्म गैंग से मिला कैसे था। तो खैर अभी हाइसियन गिल्सू को बता रही होती कि उसके कुछ साल बाद एक दिन पाक फिर से ऑर्फनेज में आया था, और जब वो वापस आया था तब वो काफी अलग इंसान बन चुका था, काफी बड़ा भी हो चुका था, और वो अपने साथ काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आया हुआ होता है, जिस वजह से बच्चे शुरुआत में तो नहीं पहचान पा रहे होते कि भाई ये कौन है, लेकिन फिर वो समझ जाते कि भाई ये हमारा पार्क ही, और वो जाकर सीधा पाक से लिपट जाते हैं। अभी हाइसियन गिल्सू को बता रही होती है कि जब उसने पहली बार पाक को देखा था तो वो डरी गई थी, क्योंकि वो उससे वो पाक लगा ही नहीं था जो वो पहले हुआ करता था। लेकिन बच्चों को इतना प्यार करता हुआ देखकर उसे रियलाइज हो गया कि भाई ये वही पाक है जो पहले हुआ करता था। और फिर उस दिन के बाद पाक हर महीने ऑर्फनेज में आया करता था, वो भी कई सारे गिफ्ट लेकर, पर फिर वो काफी वक्त तक इन लोगों को देखने के लिए आया ही नहीं, जिस वजह से हाइसियन को उसकी काफी टेंशन होने लगी थी, और वो इन लोगों से मिलने इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया था, और ये बात उसे अब पता चली है। और अभी हाइसियन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद गिल्सू को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि भाई ये वही पार्क है जिसे वो जानता है। देखो हर इंसान के बुरा बनने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि भाई पैदा ही बुरा हो जाता है इंसान। पाक अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गया था, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना, और ये रास्ते पे चलने
निकलने के बाद उसने क्या क्या किया वो तुम्हें पता चलेगा। तो खैर अभी हाइसियन को पाक को लेकर काफी टेंशन हो रही होती है, जिस वजह से वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि पाक एक बुरा इंसान बन जाए। और अब हाइसियन को इस तरह से रोता वो देखकर गिल्सो को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता है। तो खैर अब हम आते हैं थंडरस्टॉर्म गैंग पर, जहाँ पर जिनसियोप खुद ही के मेंबर को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, और वो भी उस पाने से इससे नल को फिक्स किया जाता है। देखो भाई मैं जानता हूँ वो पाना बहुत ही हेवी होता है कि किसी के सर पे खड़ा मार दिया जाए ना वो इंसान भाई मर जाएगा। और अभी जिनसियोप उसी पाने से खुद ही के मेंबर को मार रहा है, और किस लिए मार रहा है, क्योंकि वो इस महीने इसे पैसे ला कर नहीं दे पाया है। और अभी वो बंदा पिटते हुए उससे माफी मांग रहा होता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस महीने का कोटा पूरा कर दूंगा। जो सुनने गया जिनसियोप भी उसे छोड़ देता है कि बेटा अगली बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और फिर वहाँ पर पाक भी आ जाता है, जिसे देखकर जिनसियोप उससे कहने लगता है बेटा हमें बस तेरे जैसे लोग चाहिए। और अभी पाक यहाँ पर वो गैस स्टेशन वाले लोगों को पीट कर आया होता है, जिस वजह से जिनसियोप उसकी काफी तारीफ करता है। जिनसियोप अपनी गद्दी पे बैठते हुए पाक से कहता है कि तूने जो हमें धोखा दिया था उसका हिसाब तो तूने चुकता कर दिया है, लेकिन अब देखना ये क्या तू वाकई में डिजर्व करता है थंडरस्टॉर्म गैंग को दोबारा से ज्वाइन करना। मतलब देख रहा हूँ ये बंदा उससे और भी बहुत कुछ करवाने वाला है, और हमें पता है कि कुछ भी हो जाए ये इसको वापस तो ज्वाइन नहीं करने देने वाला। और अभी ये सुनने के बाद पाक जिनसियोप के ऊपर काफी भड़क जाता है कि भाई आखिर तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे लगा था अगर मैं उन लोगों को रास्ते से हटा दूंगा तो तू मुझे वापस ले लेगा। जिनसियोप उसे बताता है सॉरी बेटा, जब से तूने हम लोगों को धोखा दिया था तब से वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ ज्यादा हार्ड हो चुका है। और ये सब सुनने के बाद पाक को अब काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर तो सकता नहीं है। तो वो उससे पूछता है कि भाई आखिर अब तुम मुझसे चाहता क्या है। जिनसियोप उसे कहता है तूने कहा था कि तू वापस आने के लिए कुछ भी करेगा, जिसका मतलब क्या तू किसी की जान ले सकता है। और जिनसियोप के मुंह से ये सुनने के बाद पाक भी काफी शॉक हो जाता है, व्हाट तू मुझे किसी की जान लेने के लिए कह रहा है। और पाक का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद जिनसियोप की हंसी छूट जाती है। अबे यार तू भी ना यार, तो ये सच में लगा था मैं तुझे ये करने को कहूंगा। और अब जिनसियोप को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर पाक काफी गुस्से में आया था कि भाई मजाक करना बंद कर। जिनसियोप से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुझे अब जो मैं काम देने वाला हूँ वो किसी को मारने जितना ही रिस्की होने वाला है। जिनसियोप अपना लाइटर जलाते हुए पाक से कहता है तुझे बस किसी की बाइक जलाना है, और इस जॉब के बदले में हमें काफी पैसे मिलेंगे, और आजकल इस तरीके की प्रॉफिटेबल जॉब मिलना काफी मुश्किल है। और अब ये सुनने के बाद पाक को काफी शौक लगता है कि भाई ये उसे एक बाइक जलाने के लिए कह रहा है। फिर जिनसियोप पाक के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं जानता हूँ कि ये तेरे लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर तू ये कर लेता है तो मैं तुझे थंडरस्टॉर्म गैंग में वापस ले लूंगा। और अब इसने बोला है कि ये इसको वापस ले लेगा, सोचेगा नहीं, यानी इसको ये वापस ले लेगा। और देखो जिनसियोप ने इसे ऐसा क्यों बोला है कि ये काम उसके लिए किसी को मारने जितना ही मुश्किल होने वाला है। देखो इंडिया में किसी की बाइक जला देना या कार जला देना ये कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है, उससे वो तुम्हें कुछ महीने की जेल हो जाएगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बट अगर वही चीज अगर कोई कोरिया में करता है तो उसे जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही उसे सालों साल जेल के चक्कर भी काटना पड़ जाएंगे, बिकॉज कोरिया में किसी की बाइक जला देना ये अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आता है। और अभी पाक वहां से तो चला जाता है, लेकिन वो अभी इसी टेंशन में कि भाई अगर उसने ये काम किया तो उसे जुवेनाइल प्रिजन के चक्कर काटना पड़ जाएंगे। तो फिर उसके दिमाग में आती है कि अब वो काफी आगे आ चुका है, अब उसके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके पास वापस जाने का एक ऑप्शन होता ही है, बट अगर उनको लगता है कि उनके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाक के पास जाने के लिए एक जगह है, वो ऑर्फनेज, जहाँ पर वो पहले रहा करता था। और अभी सोचते सोचते वो उसी ऑर्फनेज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और अब उस ऑर्फनेज को देखने के बाद वो खुद ही को समझाने लगता है यार मैं यहाँ पर क्यों आ गया, मैं बड़ा ही बेवकूफ हूँ, इससे अच्छा तो मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। और अब वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से हाइसियोन आ जाती है, जो कि उसको रोक लेती है। और फिर ये दोनों जाकर पाक के झूलों पे बैठ जाते हैं। देन पाक उससे पूछता है कि तू इतनी रात को बाहर क्या कर रही है, तुझे पता है ना ये तेरे लिए सेफ नहीं है। फिर हाइसियोन उसे बताती है वो क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा थोड़ा बहुत टेल लूं। और तुम बताओ तुम्हारा हल क्या है, तुम मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे आजकल। फिर पाक उसे बहाना बनाते हुए कहता है वो क्या है, मैं आजकल काफी ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ, जिस वजह से मैं तेरे कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और पाक के इस झूठ को हाइसियोन बड़ी इजीली पकड़ लेती है कि तू झूठ बोल रहा है। तो ये देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि तेरा काफी मुश्किल भरा वक्त चल रहा है। और फिर हाइसियोन पाक को वो अपने बचपन की कुछ यादें याद दिलाती है। तो ये याद है जब हम छोटे बच्चे थे तब हम हमेशा यहाँ आकर झूला करते थे। पाक से मैं नहीं झूला करता था, सिर्फ तुम लोग झूला करते थे, मैं तो बस तुम्हें पुश किया करता था, और मैं एक टाइम पे 2 लोगों को पुश करता था। हाइसियोन से हाँ तो ये याद है एक बार तूने मुझे बहुत हार्ड पुश कर दिया था, जिस वजह से मुझे चोट भी लग गई थी। फिर पाक उसे बोलता क्या मैंने कब करा ये सब। और अब ये दोनों मिलकर अपने बचपन की काफी यादें ताजा करते हैं। देखो मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस मैं वो पैनल दिखा सकता हूँ ताकि तुम खुद ही पोस्ट करके उसको पढ़ लो। और इतना समझ लो कि ये सब बातें करते वक्त काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं ये लोग। तो खैर अब काफी ज्यादा बातें करने के बाद हाइसियोन उससे पूछती है तो तुम वापस ऑर्फनेज में क्यों नहीं आ जाते, तुम मेरे और बाकियों के साथ पहले की तरह ही रह सकते हो जैसे पहले रहा करते थे। देखो मुझे बाकियों वाला ऑप्शन तो नहीं, पर मेरे वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा है। और हाँ मैंने कहा था ना कि हर एक के पास वापस जाने का ऑप्शन होता है, देखा पाक के पास भी जाने का ऑप्शन है, पर वो जाने ही नहीं चाहता है। पाक हाइसियोन से बोलता है थैंक्स, पर अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ये सुनने के बाद हाइसियोन उससे पूछती है कि भाई आखिर तेरा मतलब क्या है, बट पाक बस उसे इतना ही कहता है कि मैं काफी वक्त तक वापस नहीं आने वाला हूँ, तो मेरी फिक्र मत करना और बाकियों का ख्याल रखना, और अब मैं क्योंकि जा रहा हूँ तो बेहतर होगा तू अंदर जाकर सो जाए। और अब पाक की
की ऐसी बातें सुनने के बाद हाइसियोन को लगने लगता है कि अब वो पाक से कभी मिल ही नहीं पाएगी। एंड वेल इट्स ट्रू, क्योंकि वो बंदा काम ही कुछ ऐसा करने वाला है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की नाइट पर एक पार्किंग लॉट पर, जहाँ पर पाक एक बाइक के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा होता है, जिसके बारे में जिनसियोप ने उससे बोला था। और ये बाइक किसकी है वो तो मैं बिल्कुल एंड में पता चलेगा, बस इतना समझ लो कि वो बंदा बहुत ही खतरनाक है। और ये जो बाइक है ना, यही नेक्स्ट आर्क का सेटअप करवा रही है। तो खैर अभी ये बंदा उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालने के बाद इतनी बड़ी चूतियापंती करता है कि मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा होता इस पर। ये बंदा जो मास्क लगाकर आया होता है, वो मास्क को हटाकर इधर उधर चेक कर रहा होता है कि कोई सिक्योरिटी है, कैमरा तो नहीं है। भाई व्हाट द हेल, भाई मतलब वो कौन सा चोर होगा जो मास्क हटाकर चोरी करेगा, और जब तुझे मास्क हटाए नहीं तो साले पहना क्यों। तो खैर अभी वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं होता है, क्योंकि जिनसियोप ने उसे पहले ही बता दिया था इसके बारे में। और अब पाक रेडी हो जाता है उस बाइक के अंदर आग लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो खुद को थोड़ा बहुत करेज करता है कि साला ये तो मेरे लिए बस एक केक काटने जैसा होने वाला है, तो फिक्र मत कर, बहुत आसान है, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अब मेरे पास बस यही रास्ता है सरवाइव करने का। वेल इसने ऐसा क्यों बोला है वो हमें बताया जाता है। हमें पाक की काफी पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिटिल पाक को, जो कि लगभग 7-8 साल का होगा। वो इस वक्त कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर वो देखता है कि एक बच्चा जो कि लगभग उसी की उम्र का होगा, उसके मम्मी पापा उसे काफी प्यार कर रहे हैं और अच्छा भी खिला रहे हैं, जो देखकर पाक को काफी बुरा लगता है। और वेल मुझे भी काफी बुरा लग रहा है पाक के लिए। और वो देखकर पाक को उस दिन रियलाइज हो गया था कि जो छोटी छोटी चीजें जो बाकी बच्चों को फ्री में मिल रही हैं एंजॉय करने के लिए, वो उसको फ्री में नहीं मिलने वाली। और अब हमें दिखाया जाता है मिडिल स्कूल वाला पाक, जिसको कई सारे पुलिस बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि पाक ने इन सब की कंप्लेंट टीचर से कर दी थी। और तभी एक बंदा उसके बगल में पड़े हुए पीस को उठाकर उसकी आंख में घुसाने लगता है कि बेटा तूने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। और वो ऐसा कुछ करे उससे पहले वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बंदा वहीं रुक जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि यून ग्रुप के ही मेंबर्स हैं, वही जिनका बॉस किंग का बाप है। और अभी ये लोग इनको देख रहे होते हैं कि लगता है इन पिद्दियों को मालूम नहीं है ये लोग कहाँ हैं। और ये सुनने के बाद वो बोली काफी जोश में आ जाता है कि ओए पिद्दी किसे बोला, साले आखिर तू है कौन, तुझे क्या लगता है तू ये सूट मूट पहनकर हमें डरा देगा, हम यहाँ पर पहले आए तो ये जगह हमारी हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है, बिकॉज उनकी गैंग का एक मेंबर आकर इसका सर पकड़कर इसको जमीन में दे मारता है, जिससे इस बंदे का एक दांत टूटकर बाहर गिर जाता है। Then he says, लगता है तुम कमीनों को समझाना पड़ेगा कि यून गैंग से कैसे बात की जाती है। और अब यून गैंग सुनने के बाद वो सारे के सारे बुली डर जाते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता था कि वो लोग यून गैंग के अड्डे पे खड़े हुए हैं। देन वो वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बंदा उन सभी को एक एक करके ठिकाने लगा देता है, यानी मारता नहीं है बस पीटता है उनको बहुत बुरी तरीके से। और तभी वहां पर किंग का बाप भी आ जाता है, जो कि उनसे पूछता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। देन उसका असिस्टेंट उससे माफी मांगते हुए बोलता है सर ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें इस जगह को थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ेगा। फिर किंग का बाप उससे बोलता है कि मैनेजर से कहो कि वो मेरे ऑफिस में आकर मिले। और ये बोलते हुए वो उस जगह के अंदर जा रहा होता है, और सभी लोग उसको ग्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि वो कोई राजा हो। और अभी इस वक्त उसके अंदर से एक ड्रैगन वाला ओरा निकल कर आ रहा होता है, जो कि काफी क्रेजी लग रहा होता है। और हाँ, इस मांगा के अंदर हमें ओरा से ही दिखा दिया जाता है कि कौन बंदा किस लेवल पे, जैसे कि जेंग के ओरा के अंदर एक शेर दिखाया जाता है, यानी वो शेर जैसा स्ट्रॉन्ग है। और ह्योकजिन के ओरा के अंदर एक पाइथन, बिकॉज पाइथन जब किसी को जकड़ लेता है तो वो इंसान मरता ही है। और इसके अंदर से निकल कर आ रहा है ड्रैगन वाला ओरा, जिसका मतलब समझ जाओ ही हैज नो मैच। और ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मांगा इतना आगे बढ़ी ही नहीं है, बल्कि जो इसका बड़ा बेटा है किंग का बड़ा भाई, अभी हमें ज्यादा कुछ उसके ही बारे में रिवील नहीं किया गया है, तो ये तो फिर भी फाइनल बॉस हो गया अकॉर्डिंग टू मी। तो खैर अब ये जैसे ही पाक को देखता है, पाक को भी इसके अंदर से एक ड्रैगन वाला ओरा नजर आने लगता है। देन पाक डिसाइड कि उसको इसी के जितना स्ट्रॉन्ग बनना है, एक प्रेडेटर बनना है इसकी तरह, ताकि फिर कोई उसे हंट ना कर पाए। और अब हम वापस से आते हैं पाक पर, और हम देख सकते हैं कि उसने भी अपने ऊपर एक ड्रैगन टैटू बनवा रखा है अपने शोल्डर पर, बिकॉज ड्रैगन इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। सब लोग कहते हैं कि वो बस एक फैंटेसी है, बट हु नोज, अगर लोग उनकी पेंटिंग्स बनाते हैं तो किसी ने तो देखा ही होगा। तो खैर यही वजह थी कि पाक यून ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, बिकॉज उसको भी किंग के बाप की तरह एक प्रेडेटर यानी शिकारी बनना है। और अभी पाक ये सब कहते हुए बस उस बाइक को आग लगाने वाला होता है कि तभी एक शख्स आता है और उसके ऊपर पानी डाल देता है कि बेटा रात को जब आग से खेलो ना तो गीली चादर ओढ़ कर रखना चाहिए, वरना तुम फिर से अपनी पेंट गीली कर दोगे और लोग तुम्हें बिस्तर गीला करने वाला बुलाने लगेंगे। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि गिल्सो ही होता है। तो अब गिल्सो यहाँ पर कैसे आया उसके लिए हमें अब 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाइसियोन गिल्सो के पास अपनी हेल्प के लिए आई होती है। और जैसे जोंगमिन देखता है कि कोई बंदी गिल्सो से मिलने के लिए आई, ये बंदा जेलस होने लगता है। तो अब हाइसियोन गिल्सो को अकेले में ले आकर पाक और उसके बीच में हुई बातों के बारे में बताती है कि जिस तरीके से पाक ने वो बातें कही हैं, ऐसा लग रहा है कि पाक अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है। और वो इस बारे में सोच सोच के काफी परेशान हो रही होती है कि लगता है पाक ने रूनावे गैंग को ज्वाइन कर लिया, इसीलिए वो ये हरकतें कर रहा है। और उसी वजह से इस वक्त हाइसियोन काफी डरी हुई भी है, और इसीलिए हाइसियोन चाहती है कि गिल्सो पाक की हेल्प करे। और तुम्हें पता है हमारा लुंडा कैसा, वो लड़कियों को इस तरीके से मना नहीं कर सकता, इसीलिए वो चला जाता है ठंडा स्टॉर्म के अड्डे पे, जहाँ पर जिनसियोप के पीछे उसके दोनों चमचे मजेदार मजेदार खाना खा रहे होते हैं। और इसीलिए जैसे ही गिल्सो वहाँ का दरवाजा खोलता है, उन दोनों की फटकर 4 हो जाती है। अब व्हाट द हेल, जिनसियोप वापस आ गया। लेकिन फिर वो देखते हैं कि जिनसियोप नहीं बल्कि कोई और ही बंदा वहाँ पर होता है। और गिल्सो उनसे बड़े प्यार से पूछ रहा होता है भाई
भाई ये ठंडा स्टॉर्म गैंग का अड्डा है ना? ब्रो व्हाट द हेल, बाहर इतने बड़े बड़े वर्ड्स में बना हुआ है ठंडा स्टॉर्म हाउस, तो इसको उससे समझ में नहीं आया कि भाई ये ठंडा स्टॉर्म का अड्डा है। सही बात है, चूतियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तो खैर अभी गिल्सो को वहां पर देखकर उनकी सांस में सांस आती है। वो कहते हैं अबे साले तूने तो डरा ही दिया था मुझे लगा था जिनसियोप आ गया। और अभी उन्हें लग रहा होता है कि गिल्सो यहाँ पर इनकी गैंग ज्वाइन करने के लिए आया है, इसीलिए वो उसे मना कर देते हम बेवकूफों को नहीं रखते तो दफा हो जाए यहाँ से। एंड वैसे आई एग्री विथ हिम व्हाट ही सेड अबाउट गिल्सो कि ये बंदा बेवकूफ तो है। तो अब सवाल ये आता है कि गिल्सो को कैसे पता कि पाक ठंडा स्टॉर्म गैंग में ही होगा? तो हमें बताया जाता है कि ये बात उसे असल में जिन ने बताई थी कि अगर पाक कहीं गया होगा तो वो ठंडा स्टॉर्म गैंग में ही गया होगा, और उसी ने उसको यहाँ का एड्रेस भी दिया है। तो खैर अभी गिल्सो को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है, और उनके मुंह से सब कुछ सच सच निकलवाने के लिए वो उनसे बड़े ही प्यार से बात करता है कि अरे मैं यहाँ पर गैंग ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम पाक योंगो है। और अब पाक का नाम सुनते ही वो दोनों एकदम से सीरियस होकर गिल्सो को देखने लगते हैं। वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा गिल्सो से पूछता है क्यों, तुझे कुछ काम है क्या उससे, तू क्या उसका कोई फ्रेंड है? देन गिल्सो से अरे नहीं, मुझे बस उसको कुछ बताना था और मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। देन वो बंदा गिल्सो को बताता है बेटा अगर ऐसी बात है तो अब बहुत देर हो चुकी है, वो तो अब तक अरेस्ट भी हो गया होगा, और अब अगर तू नहीं चाहता है कि तो उसका फ्रेंड होने की वजह से पिटे तो दफा हो जाए यहाँ से। और अभी वो बंदा जो खाना खा रहा होता है उसकी ऐसी बातें सुनकर गिल्सो उसका मुंह पकड़कर उसको जमीन पर लेटाल देता है कि साले मैं तुझे पीटूं, बेहतर होगा कि तू उससे पहले मुझे सब कुछ बता दे कि आखिर पाक कहाँ है। और अभी गिल्सो यहाँ पर आ गया, जिसका मतलब उसने डेफिनेटली गिल्सो को सब कुछ बता दिया होगा। और अभी तुम लोग सोच रहे हो कि उस बंदे ने कहा पाक अरेस्ट हो गया होगा, पर कैसे, जबकि पाक तो ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई कैमरा ही नहीं लगा है, तो फिर भला पुलिस उसे कैसे अरेस्ट करेगी? वेल तुम्हें अभी सब कुछ पता चल जाएगा, एक एक करके आप सब कुछ क्लियर होगा। तो खैर अभी गिल्सो पाक को समझा रहा होता है कि देख वो सब मत कर जो तू हैंडल नहीं कर सकता है, बिकॉज ये एक क्राइम है। और अभी गिल्सो की ये सारी बातें सुनने के बाद पाक का फिर से माथा खराब हो जाता है, और फिर वो जाकर गिल्सो की फिर से कॉलर पकड़ लेता है कि बेटा तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तू नहीं जानता मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी। देन गिल्सो से हाँ मैं नहीं जानता, पर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिससे अब भी तेरी परवाह है, और वो तेरा ऑर्फनेज में इंतजार कर रही है। और अभी पाक गिल्सो को मारने वाला होता है, लेकिन वो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर रुक जाता है, और वो समझ जाता है कि गिल्सो इस वक्त हाइसियोन की बात कर रहा है। और अभी गिल्सो पाक को बताता है कि हाइसियोन उसके पास हेल्प के लिए आई थी, बिकॉज उसे तेरी टेंशन है, उसे अब भी यही लगता है कि तू एक अच्छा इंसान है और इसीलिए वो तेरी केयर करती है। तो बस यहीं से अंदाजा लगा ले कि वो एक अजनबी शख्स के पास हेल्प मांगने आई थी। गिल्सो उसे समझाता है कि देख भाई अपनी लाइफ को गटर में मत फेंक, वो मत बन जो तू है ही नहीं, बिकॉज आज भी कोई है जो तेरी केयर करती है। और अभी गिल्सो की ये सारी बातें सुनने के बाद पाक समझ जाता है, और अब उसको खुद के ऊपर काफी गिल्टी फील हो रहा होता है, और अब उसे समझ में आ जाता है कि हाइसियोन उसकी कितनी केयर करती है। लेकिन तभी रंग में वंग डालने के लिए वहां पर जिनसियोप आ जाता है, वो भी अपने 3 लोंडों के साथ। और अभी तुम्हें ये देखकर लग रहा होगा कि ये एक गैंग का लीडर है और ये सिर्फ 3 लोंडों को लेकर आया अपने साथ, तो फिक्र मत करो तुम्हें अभी सब क्लियर होने वाला है। तो खैर अभी जिनसियोप ताली बजाते हुए कह रहा होता है अरे यार पाक रुलाएगा क्या? एंड अब जिनसियोप को यहाँ पर देखकर पाक काफी हैरान हो जाता है कि भाई ये यहाँ कैसे आ गया। एंड अब जिनसियोप पाक से बोलता है बेटा तूने तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया था, वो तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। और अब पाक समझ जाता है कि ये बंदा पूरे वक्त उसके ऊपर नजर बनाए हुए रखे था। जिनसियोप से बिल्कुल ठीक समझा बेटा, तुझे क्या लगा मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ? और ये कहते हुए पाक को अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। नहीं वो वाली वीडियो नहीं, वो असल में पाक जो बाइक के ऊपर पेट्रोल डाल रहा था ना उसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो अब तो मैं समझ में आया कि वो बंदा क्यों बोल रहा था कि अब तक तो पाक अरेस्ट भी हो गया होगा, इसी वजह से, क्योंकि इस बंदे ने पूरा प्लान बना कर रखा था कि पाक जैसे ये काम कर लेगा वो पाक को अरेस्ट करवा देगा, बिकॉज पाक से उसको खुद का रिवेंज जो लेना था वो पाक ने उसको धोखा दिया था ना उस वजह से। और अब ये देखने के बाद पाक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदा पूरे वक्त उसका बस यूज कर रहा था। एंड अभी जिनसे उससे बोल रहा होता बेटा मैं बस तेरा यूज कर रहा था ताकि तुझे बस के सामने धक्का दे सकूं, यानी कि पुलिस से पकड़वा सके। और अभी ये सब कहते हुए वो उस बाइक को जलाने जा रहा होता है, बिकॉज अगर वो इस बाइक को जला भी देगा तो इल्जाम किस पर आएगा? पाक पर, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। और अभी पाक और गिल्सो उसको रोकने के लिए भागे रहे होते हैं, लेकिन जिनसियोप अपने हाथ में से वो लाइटर फेंक देता है उस बाइक के ऊपर। लेकिन एंड मोमेंट पर जिनसियोप के पीछे जो केज होती है, जिन उस केज के पीछे से जंप कर जल्दी से उस लाइटर को डिफ्लेक्ट कर देता है। और वो यहाँ पर अकेला नहीं आया होता है बल्कि अपने जोंगमिन को भी साथ में लेकर आया होता है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए, तो इनको भी गिल्सो ने बुलाया है। गिल्सो बताता है कि जब वो पाक को रोकने के लिए ठंडा स्टॉर्म हाउस से भाग रहा था तब उसने अपनी हेल्प के लिए ग्रुप में मैसेज सेंड कर दिया था। और तुम देख ही सकते हो कि उसके ग्रुप में बस 2 ही लोंडे हैं, एक जेन है और एक अपना जियोंगमिन। और यही वजह है कि ये दोनों एंड मोमेंट पर, बिल्कुल एंड मोमेंट पर यहाँ पर आ गए, वरना अगर उस गाड़ी में आग लग जाती ना तो जो उसका मालिक है वो पाक को जेल के अंदर जाकर फोड़ता। तो खैर अभी जिन से इन दोनों को देखकर पाक से बोलने लगता है ये दोनों नमूने कौन है? तूने बताया नहीं कि तूने ठंडा स्टॉर्म गैंग छोड़ने के बाद इन जैसे लूजर्स के साथ रहना शुरू कर दिया था। डेंजन उससे बोलता है अबे सुन हम यहाँ पर पाक के लिए नहीं आए, हम वो दूसरे वाले बंदे के लिए आए, समझा? एंड अब जियोंगमिन जो बोलता है भाई मैं
मैं फैन हो गया उसका इस बात के बाद। तो जोंगमिन सेज मैं यहाँ पर अपनी डेट कैंसिल कर आया हूँ सालों। भाई मतलब ये बंदे ने गिल्सू के एक मैसेज पे अपनी डेट को कैंसिल कर दिया। भाई ये होती है असली फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप कहते हुए थोड़ा अटक गया तो ज्यादा गौर मत करना उस पे, ठीक है ना। और अभी इस वक्त जोंगमिन डेट कैंसिल करने की वजह से इन लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है। वो सीधा चढ़े आता है इन लोगों के ऊपर कि सालों आज तुम लोग मरने वाले हो मेरे हाथों। जोंगमिन गुस्से में आकर जिनसेप के ऊपर पंच थ्रो करता है, लेकिन उसका चेला बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो तुम देख ही सकते हो कि इस वक्त उसने अपने दोनों हाथों में आर्मर पहना हुआ है और जोंगमिन का हाथ उसी आर्मर पे पड़ा है, जिस वजह से उसी के हाथ में लग जाती है। देन वो बंदा पाक से कहता है क्या बात है पाक, तूने काफी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स बनाकर रखे हैं। और ये कहते हुए वो जोंगमिन के ऊपर अपने आर्म से अटैक कर देता है और जोंगमिन को एक ही पंच में जमीन पे बिछा देता है। और अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है हाइफ्योंग हुआन, जो कि 18 साल का है और ये थर्ड सबसे बेस्ट फाइटर है थंडरस्टॉर्म गैंग का। तो अभी जोंगमिन को खतरे में देखकर जिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, लेकिन उसको रोकने के लिए जिनसेप का दूसरा चेला आ जाता है। एंड ही सेज क्या बात है यार, तू तो मुझे लूजर और सिंप दोनों ही लग रहा है और तेरे जैसे लोगों से मुझे बहुत नफरत है। और ये कहते हुए पाक के ऊपर एक जोरदार पंच थ्रो करता है, लेकिन पाक उसको एंड मूवमेंट पे डोज कर लेता है। वो पाक से बोलता है तो तू उसको डोज करने के लिए बॉक्सिंग का यूज कर रहा है, बुरा नहीं है। एंड ये बोलते हुए पाक के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है एंड पाक उसको बड़े ही आसानी से डोज कर रहा होता है। और अब जिनको लग रहा होता है कि भाई इसके पंचेस डोज करना तो बड़ा ही आसान है, मैं इसके बीच में इसे इजीली काउंटर हिट कर सकता हूँ। और अभी जिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसका गाल कट जाता है, बिकॉज उस बंदे ने अपने हाथों में जो ग्लव्स पहने हुए हैं उसके अंदर दो बड़ी बड़ी ब्लेड्स भी लगी हुई हैं। इसका मतलब ये फाइट आसान नहीं होने वाली। अभी वो अंदर जिनसे बोल रहा होता है कि भाई मैं भी एक बहुत अच्छा बॉक्सर हूँ। हमें इस बंदे का भी नाम बताया जाता है मिंचियोल PYO और ये बंदा भी 18 साल का है और ये सेकंड सबसे बेस्ट फाइटर है थंडरस्टॉर्म गैंग का। अब गिल्सू देखता है कि भाई ये बंदा तो जिनके साथ चीटिंग कर रहा है, इसीलिए वो जिनको बचाने के लिए आने लगता है। एंड तभी उसको रोक लेता है जिनसेप का तीसरा चमचा, जो कि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे जापानीज में बोलने लगता है कि तू तो मुझे बड़ा ही टेस्टी लग रहा है यार। Hell no, man. What? ओ हेल ना भाई, इस बंदे से मैं कभी फाइट नहीं करता क्योंकि पता चल रहा है मैं उसको मारूं और उसको पिटने में भी और किस्म मिल रहा हो। भाई ये LGBT कम्युनिटी दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं होती जा रही है। तो खैर अभी हमें इस मीठे बंदे का नाम बताया जाता है क्योशी कान। ये भी 18 साल का है एंड इज द वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ थंडरस्टॉर्म गैंग। इस बंदे के हाथ में भी वेपन्स है और इन्हें क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, वो मुझे बस इतना मालूम है कि ये पुलिस वाले यूज करते हैं। तो खैर अभी वो जो कुछ भी जापानीज में बोल रहा होता है गिल्सू को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिकॉज गिल्सू कोरिया में और वो बंदा जापानीज। वो बंदा गिल्सू के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देता है कि खाने के लिए शुक्रिया। हेल ना ब्रो, फिर से भाड़ में जान दो, हम फाइट पे फोकस करते हैं। तो अभी वो मीठा मीठा ही बोल दो भाई उसको। तो अभी वो क्योशी गिल्सू के ऊपर अटैक करता है एंड गिल्सू उसको ब्लॉक कर लेता है। वो बंदा अपने राइट हैंड के वेपन को जमीन पे से स्पिन करता हुआ लेकर सीधा गिल्सू के अंदर एक गंदा सा अपरकट मारता है और उसके गार्ड को भी तोड़ देता है। एंड उसके एक ही पंच के अंदर गिल्सू की हालत खराब। अब वो क्योशी वहीं नहीं रुकता है, वो गिल्सू की पीठ पे अपने दोनों बल्लों को स्लैम करके उसको जमीन पे गिरा देता है। और ये देखकर जिनसे वास्ते हुए पाक से बोलता है देख बेटा तेरे फ्रेंड इस वक्त डेंजर में, तो उनकी हेल्प करने नहीं जाएगा। जिनसे इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही पाक उसके अंदर एक जोरदार किक मारता है, बट उसे कुछ होता ही नहीं है। वो अपनी शर्ट उतारकर पाक को बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। बेटा सिर्फ तू ही इंप्रूव नहीं हुआ इतने वक्त में, मैं भी इंप्रूव हो गया हूँ, तो चल क्यों ना दो हाथ हो जाएं। वेल मैं इसे इंप्रूव होना नहीं बोलता, मैं तो इसको चीटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना बोलता हूँ। और अब हमें जिनसेप को बताया जाता है कि वो 19 साल का है। देखो भाई मैं आज भी यही कहूंगा कि मांगा बनाने वालों को अपने कैरेक्टर्स की एज उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से रखनी चाहिए, क्योंकि भाई कोई भी नहीं कहेगा ये बंदा 19 साल का है, ये 25 से तो ऊपर ही लग रहा है। तो फिर अभी जिनसेप पाक से बोल रहा होता है कि चल भाई एक स्पेयरिंग मैच करते हैं, बिल्कुल ओल्ड एज की तरह। पाक को उसकी ये बात पसंद नहीं आती है, वो उसके ऊपर अपनी किक थ्रो कर देता है कि बेटा तुझे पुरानी बातें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी पाक ने जो किक थ्रो की होती है जिनसेप के ऊपर, जिनसेप उसे इजीली ब्लॉक कर लेता है। एंड ही सेज मैंने तुझे खिलाया पिलाया, रहने के लिए जगह दी तेरे जैसे कमजोर को, और तू उसका एहसान मुझे ऐसे चुकाने वाला है। एंड ये कहते वो पाक को एक ही घूसे में जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद पाक की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। अब उसको भी रियलाइज हो जाता है कि भाई ही इज डैम स्ट्रॉन्ग। और अब जिनसेप उससे बोलता है बेटा मैं तुझे कुत्ते की तरह पीटने वाला हूँ, ताकि तुझे याद रहे कि तूने किससे पंगा लिया था। एंड हम आते हैं जोंगमिन पर, जो कि इस वक्त हाइफ्योन के अटैक्स बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। तो तुम देख पा रहे हो कि उसके अटैक ब्लॉक करने की वजह से उसके हाथों में काफी डैमेज पहुंचा है। और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो जोंगमिन उससे बहुत जल्द हार जाएगा। अब हाइफ्योन जोंगमिन से बोलता है अच्छा तो तू मेरे अटैक्स को होल्ड कर रहा है, तो चल देखते हैं तू ये सब कितनी देर तक कर सकता है। ये कहते हैं हाइफ्योन जोंगमिन के ऊपर एक के बाद एक पंचेस थ्रो करने लगता है। एंड जोंगमिन उसके
सभी अटैक्स को बड़ी इजीली डोच भी कर रहा होता है, बिकॉज वो जोंगमिन के ऊपर अपने पंचेस नहीं बल्कि अपने आर्म्स थ्रो कर रहा होता है, क्योंकि वो जो आर्मर है वो उसने अपने आर्म्स में पहन कर रखा है, अपने हैंड्स में नहीं। और यही चीज जोंगमिन नोटिस कर लेता है, जिस वजह से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो उसको खुद को पुश करने देता है। देन वो बंदा उसको पुश करते करते केज के पास लेकर आ जाता है, और यही जोंगमिन का प्लान था, क्योंकि इस बंदे ने अपने हाथों से भारी से आर्मर पहन रखे हैं, जिस वजह से वो स्ट्रेट पंचेस को थ्रो कर ही नहीं सकता। जोंगमिन इसी बात का फायदा उठाकर उस केज के ऊपर चढ़कर उसमें एक बहुत ही गंदा पंच मारता है। एंड अब हम आते हैं जिन पर, जो कि उस मिनचुन से काफी पिट रहा होता है, और उसके उस ब्लेड की वजह से जिन काफी इंजर्ड हो चुका होता है। मिनचुन जिन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या बात है, तेरे कोच ने तुझे सिर्फ गार्ड करना ही सिखाया है? बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरे पंचेस तो तेरे गार्ड को इजीली कट थ्रो कर सकते हैं। एंड ये कहते हुए वो जिन के ऊपर एक स्ट्रेट पंच को थ्रो करता है, एंड जिन भी उसे एंड मोमेंट पर पीछे झुककर डोज कर लेता है। एंड अब जिन सोचने लगता है कि भाई अगर वो ऐसे इससे फाइट करता रहा तो वो नहीं जीतने वाला, बिकॉज उसके हाथों में दो दो ब्लेड्स जो लगी हुई हैं। देन ही डिसाइड कि भाई एक काम करते हैं, मैं प्रिटेंड करूंगा कि इसके पंचेस बहुत ही बड़े हैं, जिससे मैं इसके हर एक अटैक को इजीली डोज कर सकता हूं। देखो ये जो पाक सोच रहा है, ये बॉक्सिंग की एक टेक्निक है। अगर आप एनिमी के अटैक्स को बहुत ही बड़ा फील करने लगो तो आप उन्हें इजीली डोज कर सकते हो, और अभी जिन वही करता है। मिनचुन से कहता है, बेटा तू लकी था जो तू उस अटैक से बच गया, पर मैं अब चूकने नहीं वाला। एंड ये कहते हुए जिन के ऊपर पंच थ्रो करने ही वाला होता है कि तभी जिन आगे बढ़कर मिनचुन के अंदर अपने राइट हैंड का एक गंदा वाला अपरकट दे मारता है, जिसे देखकर मिनचुन को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि भाई इस बंदे ने मेरे अटैक्स को समझ लिया। जिन सेज, बेटा मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली बॉक्सिंग क्या होती है। एंड ये कहते ही वो उसके फेस पे एक गंदा वाला पंच दे मारता है, एंड विद दैट पंच ही इज डन। और अब हम आते हैं गिल्सू पर, जिसको इस वक्त कियोसी कार में घुसा कर मार रहा होता है। एंड वो फिर से गिल्सू से जापानीज में बोलता है, तुझे स्ट्रगल करता हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा भाई, बंदे को तो इसमें भी ऑर्गेज़म मिल रहा है, मतलब ये बंदा पिटे या पीटे इसको दोनों में ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। एंड अभी इसने जो गिल्सू को बातें बोली हुई थी उससे गिल्सू और भी ज्यादा भड़क जाता है, बिकॉज गिल्सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये बोल क्या रही है, बिकॉज वो जापानीज में बोल रहा है और गिल्सू को सिर्फ कोरिया आती है। अभी गिल्सू उसकी ये जापानीज सुन के काफी पक चुका है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि कहीं ये बंदा मुझे गाली तो नहीं दे रहा, जिस वजह से गिल्सू उसके ऊपर भड़क जाता है कि साले क्या बोला मादर तूने, जो बोलना है ना यहाँ की लोकल भाषा में बोल। वो बंदा गिल्सू की आवाज सुनकर उसकी बजा देता है। बेटा तूने बिल्कुल सही कहा, मैं फॉरेनर हूँ, और जिनसे अपने मुझे तब सहारा दिया था जब मेरे पास कहीं जाने की कोई जगह ही नहीं बची थी। यही वजह है कि मैं उसका एहसान चुका रहा हूँ। जिनसे के दुश्मन मतलब मेरे दुश्मन। एंड ये सब बकवास कहते हुए वो गिल्सू की माँ बहने कर रहा होता है। एंड जैसे तैसे करके गिल्सू उससे बचता है, लेकिन वो गिल्सू के ऊपर फिर से उन स्टिक को लेकर चढ़ जाता है, एंड एक ही अटैक में गिल्सू को सीधा कारों के बीच में घुसा देता है। एंड अब तुम गिल्सू की हालत देख ही सकते हो कि बिल्कुल भाई मरने की हालत हो चुकी है इसकी तो। और अब गिल्सू को रियलाइज हो गया है कि भाई बिना वेपन के वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। एंड तभी उसकी नजर पड़ती है उसके शूलेस पर, और अब वो इसका क्या करने वाला है तुम्हें पता चलेगा। तो खैर अभी कियोसी गिल्सू को पीटने के लिए उसी के पास जा रहा होता है, एंड वो देखता है कि गिल्सू उसके सामने अपने जूते लेकर खड़ा हुआ है, एंड उसके शूज की जो लेस है उसने उन दोनों को आपस में बांध दिया है। तुम इससे बस इतना समझ लो कि ये जूते उसके लिए नानचक का काम करने वाले हैं। अब गिल्सू उसको गुस्सा दिलाते हुए बोलता है, आजा साले देखते हैं तेरे अंदर अब कितना दम है। एंड ये सुनते ही कियोसी उसके पास भाग कर आने लगता है, एंड ही सेड, अबे ये किस तरीके का वेपन है, साले मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? एंड ये कहते ही वो अपनी उस स्टिक से गिल्सू के ऊपर अटैक करता है, बट गिल्सू उसकी उस स्टिक को अपने शूलेस से रोक लेता है। एंड देन गिल्सू अपने शूलेस की हेल्प से कियोशी के हाथों को उसके वेपन के साथ ही बांध देता है कि ले बेटा वेपन चाहिए पकड़। गिल्सू उसके ऊपर पंच बनाते हुए बोलता है कि बेटा वेपन ना होना अगर तुम्हारे पास, तो खुद को इतना इंप्रूव करो कि तुम्हारे हाथ ही वेपन बन जाए। ये कहते हैं गिल्सू उसकी भी माँ बहने कर देता है, एंड वो भी खत्म। एंड इसके बाद हम फाइनली आते हैं पाक पर, जिसकी हालत इस वक्त बिल्कुल मरियल हो चुकी है। अभी जिनसे वो यही बोल रहा होता कि भाई तेरी आंखें मुझे उस दिन की याद दिला रही हैं जब मैं तुझसे पहली बार मिल रहा था, उस वक्त भी तू मुझे ऐसे ही घूर रहा था। अभी पाक उससे यही बोल रहा होता कि भाई पास्ट की बातें करना बंद कर। देखो पाक ये सारी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलना चाहता है, बिकॉज उसने पास्ट में काफी कुछ बुरा करा है। तो मैं उसके एक दो सीन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो खैर अभी पाक जिनसे के ऊपर अपनी किक थ्रो करता है, बट उस किक में उतनी जान नहीं होती है, इसीलिए जिनसे वो उसे इजीली ब्लॉक भी कर लेता है और उसकी किक को पकड़ भी लेता है, बिकॉज पाक इस वक्त पूरी तरीके से थक चुका है। फिर जिनसे वो उसे बोलता है, देख तू अपने पास्ट को कितना भी टाल ले लेकिन तू उसे इरेज नहीं कर सकता, और वैसे भी इस तरीके से किक मारना मैंने ही तुझे सिखाया है, और ये जो सिन पेड है ये भी मैंने ही तुझे दिए हैं, और तूने अब तक जो कुछ भी सीखा है, तेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ही मेरा दिया हुआ है, तो फिर तू आखिर अपने पास्ट को क्यों टालने की कोशिश कर रहा है? तू बस थंडरस्टॉर्म गैंग का एक जंगली कुत्ता है, समझा तू, और तू हमेशा वही रहेगा। एंड इसके बाद हमें पाक की कुछ पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती हैं कि वो आखिर थंडरस्टॉर्म गैंग से कैसे मिला। तो तुम्हें याद ही होगा कि जिन पुलिस ने पाक को पहले पीटा था, वही जिन पुलिस के बारे में हाइसियोन ने गिल्सू को बताया था। हमें इस वक्त उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस वक्त पाक अपना मुंह लटकाकर जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक गैंग पर जो कि काफी एंजॉय कर रहे होते हैं एंड काफी अच्छा खा भी रहे होते हैं। ये थंडरस्टॉर्म गैंग ही है। एंड अभी पाक इन लोगों को देखकर यही सोच रहा होता है कि भाई इस
तरीके से रहने के बाद भी ये लोग इतना खुश कैसे हैं? पाक देख रहा होता है यार ये लोग तो काफी अच्छा भी खा रहे हैं और इनको अच्छा खाता है वो देखकर पाक को भी भूख लगने लगती है। और तभी थंडरस्टॉर्म गैंग वाले भी पाक को नोटिस कर लेते हैं और वो लोग पाक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और अभी क्योंकि पाक को काफी भूख लग रही होती है इसीलिए उसका जाने का इरादा तो नहीं होता है लेकिन वो फिर भी जाने लगता है। और जैसे ही वो जाने लगता है जिनसे उससे कहता है बच्चे अगर तुझे कल कोई काम ना हो तो यहाँ पर आ जाना, बिकॉज यू हैव द इविल आई, और तेरे जैसे बंदे की मुझे बहुत जरूरत है। देखो जिनसे की ये बात पाक को समझ में तो नहीं आती है लेकिन फिर भी वो उसके पास चला जाता है अगले दिन, बिकॉज उसे जानना था कि आखिर ये लोग इस तरीके से भी इतने खुश कैसे रह रहे हैं। और जैसे ही वो जिनसियोप के पास गया जिनसियोप ने सबसे पहले उसका टेस्ट लिया कि बंदा आखिर किस तरीके से फाइट कर सकता है। और जिनसियोप ने नोटिस किया कि पाक अपनी किक्स का यूज अपने पंचेस से ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहा है, जिस वजह से जिनसियोप ने उसको अपनी तरफ से वो शिनपेट दे दिए एज अ गिफ्ट। और फिर उसने पाक से कहा कि बेटा एक बात मेरी हमेशा अपने दिमाग में रखना कि बेटा जरूरी नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो तभी तुम जीतोगे, तुम जीतोगे तब जाकर तुम स्ट्रॉन्ग कहलाते हो। वेल मुझे ये डायलॉग काफी पसंद आया। एंड उस दिन के बाद से पाक ने हर वो काम किया जिनसियोप के लिए जो उसने उसे करने के लिए कहा, बट एक दिन उसे रियलाइज हो ही गया कि जिनसियोप उसे सही पाथ पे लेकर नहीं जा रहा है, वो उसे जिस रास्ते पे लेकर जा रहा है वहाँ सिर्फ बर्बादी है। और ये सब उसको तब रियलाइज हुआ जब उसे एक काम दिया गया, और वो काम क्या था तुम समझ ही जाओ। इस वक्त उस ऑर्फनेज के सामने खड़ा होता है वो भी एक बेट लेकर जहाँ पर वो रहा करता था। वेल तुम्हें अभी इसके बारे में भी बताया जाएगा कि आखिर पाक को कौन सा काम दिया गया था, उसने आखिर इस ऑर्फनेज के अंदर क्या किया था। बट उस काम को करने के बाद पाक ने थंडरस्टॉर्म गैंग को छोड़ दिया था। और अभी हम वापस आते हैं जिनसियोप और पाक पे, और अभी जिनसियोप पाक के बाल पकड़कर उसको कह रहा होता है कि बेटा जिस दिन तूने हमें धोखा दिया था उस दिन तो तू ऐसे दिखा रहा था जैसे तू कभी वापस नहीं आएगा, बट तू एक कुत्ते की तरह रेंगता हुआ वापस आ गया और तू वही है। और ये कहते हुए जिनसियोप उसके अंदर अपने ब्रास नकल वाला पंच मारने ही जा रहा होता है कि तभी एंड मूवमेंट पर गिल्सू आकर उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। और अभी वो अपने साथ उस कियोशी के वेपन्स को लाया होता है जिसे देखकर जिनसियोप भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसे तभी अपने पीछे से भी जिन और जोंगमिन की आवाज आती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके तीनों बंदों का खेल खत्म हो चुका है। फिर गिल से जिनसियोप से बोलता है ओए सुन, इस बंदे से मुझे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है तो बेहतर होगा कि तू यहाँ से दफा हो जाए। देन जिनसियोप उससे बोलता है अरे यार पता नहीं तुम लोग इस बंदे को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो जबकि ये बंदा तो उस लायक ही नहीं है। और अब जिनसियोप गिल्सू को बताता है कि आखिर पाक ये सब डिजर्व क्यों नहीं करता है। एंड हम देखते हैं कि पाक बहुत ही बुरी तरीके से कुछ मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को पीट रहा होता है, और ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि वही बंदे हैं जो इसको बुली किया करते थे। और इस वक्त पाक इनसे अपना रिवेंज लेने के लिए आया होता है, और वो बोले इस वक्त पाक के पैर पकड़ के उससे माफी मांग रहा होता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। देन पाक से क्या कहा माफ कर दूं, तुझे याद है मैंने भी एक टाइम पहले तुझसे यही कहा था, तो उस दिन तूने मुझे माफ क्यों नहीं किया था। और इसके बाद वो उस बंदे का कान पकड़ता और उससे कहता है अरे यार इसे कानों का फायदा ही क्या यार जिससे तू सुनता ही ना हो, तो चल एक काम करता हूँ मैं तुझे इससे छुटकारा ही दिलवा देता हूँ। और ये कहते ही वो एक नाइफ निकालता और उस नाइफ से उस बंदे का कान ही काट देता है। एंड वहाँ से ऐसे जाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सब कुछ ही पाक इसलिए कर रहा था ताकि वो एक शिकारी बन सके, एक खूंखार शिकारी जिससे सब लोग डरा करें, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि कोई और उसका फिर से शिकार कर ले, जिस वजह से वो ताकत के नशे में बिल्कुल अंधा ही हो गया था और ये सारे काम करना शुरू कर दिए थे। पाक हर एक वो चीज करने को तैयार था जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके, और इसीलिए जिनसियोप उससे जो भी काम दिया करता था वो उन सभी कामों को बिना हिचकिचाहट के करा करता था। बट एक दिन जिनसियोप उसके पास एक जॉब लेकर आया कि बेटा इस जॉब को तू ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता, और ये करने के बाद हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। पाक उससे बोलता है क्या बात है यूएन ग्रुप ने हमें कोई ऑफर दे दिया क्या। फिर जिनसियोप उसे बताता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा काम है। तुझे वो बंदा याद है जिसके साथ हमने काम किया था और उसको हम सेंचुरियन बुलाया करते थे। फिर पाक को याद आता है अच्छा वो बंदा जो वॉइस फिशिंग ऑपरेशन चलाया करता था। जिनसे उसे बताता हाँ वही बंदा जिसने विक्टिम से बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए थे। देन पाक से हाँ पर मैंने ये भी सुना है कि पुलिस ने मिंचियोल एंड हुईसियोंग को लगभग टर्मिनल के लोकर के पास पकड़ ही लिया था, बिकॉज वो बहुत ही रिस्की काम था। देन जिनसियोप से हाँ पर क्या हो अगर हम कमीशन लेकर काम करें वो भी बिना किसी रिस्क के। और ये सुनकर पाक काफी हैरान हो जाता है कि भाई आखिर ये कैसे पॉसिबल है। देन जिनसियोप उसे बताता है देख हमें ये खुद से करने की जरूरत नहीं है, हम इसके लिए दूसरों का इस्तेमाल करेंगे। देन पाक उससे पूछता है और आखिर हम इतने सारे लोगों को लाएंगे कहाँ से। और फिर उस वक्त जो जिनसियोप बोलता है वो सुनने के बाद पाक की आंखें फट जाती हैं कि तूने कभी जोंगन्योंग सारंग ऑर्फनेज का नाम सुना है, और ये वही ऑर्फनेज है जहाँ से हमारा पाक आया है। और फिर जिनसियोप उसको पूरी बात बताता है कि देख जो ऑर्फनेज का डायरेक्टर है वो पूरी तरह से गेमलिंग का एडिक्ट हो चुका है, जिस वजह से उसने अपना सारा पैसा जुए में उड़ा दिया है। और अब मैंने ये भी सुना है कि उसने इसके बाद भी कई लोगों से उधार भी लेकर रखा है। और अब तू खुद ही सोच जो इंसान इतना सब कुछ कर सकता है तो जाहिर सी बात है उसने ऑर्फनेज का फंड भी बर्बाद कर ही दिया होगा। और अब बस उसके पास जो बचा है वो बस एक ही चीज है, वो है उसकी डायरेक्टर की पोजीशन, जिसका फायदा उठाकर वो अपना कर्जा चुकाने के लिए ऑर्फनेज के उन बच्चों से काम जरूर करवाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि वो आसपास बच्चों के लिए काम ढूंढ रहा था, जिसका मतलब उसके पास इस वक्त काफी सारा पैसा होगा जो कि हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है। और अभी तुम देख सकते हो कि पाक अपना मेटल का बेट लेकर ऑर्फनेज में पहुंच चुका है, और इस वक्त वो काफी गुस्से में भी है, और उसे गुस्सा किस पर आ रहा है खुद पर, बिकॉज थंडरस्टॉर्म गैंग ज्वाइन करने की वजह से उसने अपनी फैमिली को एक ऐसे इंसान के हाथ में छोड़ दिया जो कि उनका फायदा उठा रहा है। और अभी तुम देख ही सकते हो कि जिनसियोप बिल्कुल सही बोल रहा था, ये साला बुढ़ा ऑर्फनेज के सारे पैसों को
को जुए में उड़ा रहा है, देख रहे हो। और इसको जुआ खेलते हुए खुद पाक अपनी आंखों से इस वक्त देख रहा होता है। और अभी पाक यही बोल रहा होता है कि भाई मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बोलते हुए वो गुस्से में उस कांच की विंडो को अपने मेटल बेट से फोड़ देता है, जो देखकर डर के हमारे बुड्ढे के साथ जितने भी लोग थे वो सभी लोग पीछे की खिड़की से भागने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि भाई पुलिस आ गई है। और भागते हुए भी एक बंदा यही बोल रहा था, ओए हमारा लास्ट वाला राउंड काउंट नहीं होगा। और वो ऐसा जरूर इसलिए बोल रहा होगा बिकॉज वो उस लास्ट राउंड में हार रहा होगा, इसीलिए। तो खैर अभी पाक गुस्से में उस बल्ले को लेकर सीधा उस बुड्ढे के ऊपर चढ़ जाता है। पाक को देखकर वो बुड्ढा कहने लगता है, अरे बेटा पाक तू। देन पाक उससे बोलता है, मुझे पता ही था कि तू ही वो कमीना जिसे ऑर्फनेज की बिल्कुल नहीं पड़ी, पर मुझे ये यकीन नहीं था कि तू ऑर्फनेज के पैसों को जुए में भी उड़ा देगा। तूने अब अपनी लाइन क्रॉस कर दी है साले बुड्ढे। और ये कहते ही पाक उस बल्ले को पूरी ताकत से उस बुड्ढे में मार देता है। और मैं सोच रहा हूँ काश यही होता तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिल जाता, बिकॉज पाक ने वो बेट उस बुड्ढे पे नहीं बल्कि उसके पीछे रखी टेबल पर मारा होता, सिर्फ उसको डराने के लिए। और अभी पाक उससे यही कह रहा होता, मन तो मेरा ये कर रहा है कि तुझे अभी की अभी मार दूं, पर मैं तुझे जीने के लिए एक मौका और देता हूँ। और अब इस ऑर्फनेज को छोड़कर भाग जाओ और कभी वापस मत आना, समझा, वरना मैं तेरी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि तू अपने ऑर्फनेज के अंदर गैम्बलिंग चला रहा है और तू अपने उस गंदे क्राइम के अंदर ऑर्फनेज के बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया जैसा मैं तुझे कह रहा हूँ तो फिर मैं तुझे एक्सपोज तो करूंगा ही, लेकिन उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से तेरा खून भी कर दूंगा, समझ में आई बात तेरे। और ये कहते ही वो उस बुड्ढे को जाने देता है। भाई अगर इसकी जगह मैं होता ना, मैं बुड्ढे के टकले में सबसे पहले 2-4 बल्ले रख दे मारता और बाद में जाकर मैं उसको पुलिस के हवाले करता, लेकिन जाने तो बिल्कुल नहीं देता, बिकॉज ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। और अभी जो पाक ने जो कुछ भी तोड़फोड़ करी थी उसके वजह से एक बच्चा डर के हमारे हाइसियन को उठाना शुरू कर देता है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि ऑर्फनेज के अंदर कुछ चोर घुसाए हैं। हाइसियन सबसे पहले उनको समझाती कि देखो सब कुछ ठीक है बेटा, मैं खुद जाकर अभी चेक करती हूँ। एंड देन वो स्टेयर से उतरते वक्त सोचने लगती है कि बच्चे जरूर बिजली कड़कने की वजह से डर गए होंगे, बिकॉज ये ऐसी जगह है नहीं जहाँ पर चोर चोरी करने के लिए आए। पर उसे क्या पता कि चोर आने की जरूरत ही नहीं है, जबकि चोर तो अंदर ही ले रहा था। एंड वो जैसे ही नीचे उतर कर देखती है, वो देखती है कि विंडो का कांच टूटा हुआ है और उसके सामने पाक खड़ा हुआ है एक मेटल बेट के साथ। और फिर पाक जैसे ही हाइसियन को पीछे मुड़कर देखता है वो रो रहा होता है, बिकॉज वो अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर चला गया था एक ऐसे कमीने इंसान के हाथ में। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थंडरस्टॉर्म हाउस पर, जहाँ पर जिनसी पाक से बोल रहा होता है ऑर्फनेज का डायरेक्टर लापता हो चुका है और उसके बाद तूने सेंचुरियन से बात कर हमें डील से अलग कर दिया है, तो मुझे बताएगा कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया है। और अभी पाक उसकी ये बातें सुनने के बाद बहाना ढूंढना शुरू कर देता है कि आखिर वो इसके सामने क्या बहाना बनाए। और फिर वो जो बोलता है भाई वो अलग ही है। पाक बोलता है, बेटा मैंने तुझे धोखा दिया है, जब तू जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, बिकॉज मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तो मैंने ले ली। और वो क्या है ना, एक भेड़िया कभी भी सड़क छाप कुत्तों के साथ रह नहीं सकता है, बस वही बात है। और अभी जिनसे वो उसकी सारी बातें बड़े ही शांत होकर सुन रहा होता है। देन वो सोचता हुआ बोलता है, तो ये बात है बेटा, तू सारा बिजनेस खुद लेना चाहता था। और अभी तुम देख सकते हो कि थंडरस्टॉर्म के सभी बंदे इस वक्त उसको घेर कर खड़े होते हैं। और इस वक्त पाक ने जो कुछ भी झूठ बोला है वो सिर्फ अपने भाई बहनों को बचाने के लिए ही बोला है। और तुम देख ही सकते हो कि पाक उन लोगों को सिबलिंग करके बुला रहा है, जिसका मतलब पाक उन लोगों को खुद से अलग समझता ही नहीं है, वो उनको खुद का सगा भाई बहन समझता है। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसके भाई बहन पर कोई आंच भी आए, इसलिए उसने सारा इल्जाम खुद ही के ऊपर ले लिया है। और अभी जिनसियों अपना ब्रास नकल पहनता और उसके बाल पकड़कर उससे बोलता है कि बेटा फिक्र मत कर, मैं तुझ पे थोड़ी सी दया दिखाऊंगा हमारे पुराने दिनों के खातिर, लेकिन उससे पहले हम सब तुझे कुत्ते की तरह मारने वाले हैं, उसके बाद हम तो ये जिंदा छोड़ देंगे ताकि तुझे हमेशा पछतावा रहे कि तूने किससे पंगा लिया था। और ये बोलते ही वो अपने ब्रास नकल से सीधा उसके फेस पे पंच कर देता है। फिर हमें वो सब नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उसके बाद हम सीधा प्रेजेंट पे आ जाते हैं, पर तुम इससे अंदाजा लगा लो कि भाई उसने बोला था हम सब तुझे पीटेंगे, तो इससे तुम समझ जाओ कि वो रात इस बंदे के लिए जहन्नुम वाली रात बीती होगी, बिकॉज एक एक करके सबने अपने वेपन से इसको पीटा होगा, क्योंकि ये लोग सीधे सिंपल तरीके से तो लड़ते नहीं है। तो खैर अभी हम वापस से प्रेजेंट पर आते हैं और अभी पाक अपना सर झुकाकर गिल्सो और जिनसियों से बोल रहा होता है कि उस वक्त मेरे पास कोई और चॉइस थी नहीं, बिकॉज वो सभी लोग मेरे फैमिली जैसे हैं और इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, पर मैं अपने भाई बहनों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दे सकता। ब्रो ही इज द रियल मैन, जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया। भाई तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरी नजरों में पाक के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर मुझे जानना ही तुम लोगों में से किस किस के दिल में पाक की रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, इसीलिए तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो खैर अभी जिनसे पाक से बोलता है, बेटा मुझे पहले से इन सब के बारे में पता था, जरा तू ही सोच, मैंने तुझे वापस क्यों लिया होगा, तुझे ये तो नहीं लगा था कि मैं तेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। तो देख मैंने बाद में इसके बारे में पता करा था कि तू ऑर्फनेज से था और इसीलिए तूने थंडरस्टॉर्म गैंग की जगह ऑर्फनेज को चुनना बेहतर समझा था। ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया और फिर मैं इसीलिए एक परफेक्ट मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं तुझसे अपना रिवेंज ले सकूं। पर देखो जरा क्या हुआ, तो खुद ही रेंगता हुआ मेरे पास आ गया और तूने मेरा टाइम वेस्ट होने से भी बचा लिया। और ये सुनते ही पाक को काफी गुस्सा आ जाता है। देन जिनसियों से, चल आजा बेटा, जो हमने शुरू किया था आज उसे खत्म कर देते हैं। और तभी गिल्सो
उससे बोलता है अबे तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, भाग जा यहाँ से। और अगर तू यहाँ से नहीं गया ना बेटा तो देख ले हम 4 हैं और तू अकेला। और ये सुनते ही जिनसे स्माइल करते हुए बोलता है क्या कहा 4 और अकेला, पर कौन अकेला। और उसके ऐसा कहते ही थंडरस्टॉर्म की पूरी गैंग गिल्सू के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना ये बंदा अपने साथ सिर्फ 3 लोंडे लेकर आया, जरूर कुछ गड़बड़ है। और वो यही गड़बड़ थी, बिकॉज ये बंदा ओवर स्मार्ट है। उसने अपने सभी प्लान्स को पहले ही बनाकर रख लिया था कि कब क्या करना है। और अभी जियोंगमिन और जिन जैसे इतने सारे लोगों को देखते हम दोनों की फटना शुरू हो जाती है। और भाई फटेगी क्यों ना भाई, जब 30-40 लोंडे अपने हाथ में बल्ले लेकर आ रहे होंगे तो भाई किसी की भी फट जाएगी। और अभी वो सभी लोग यही बोल रहे होते हैं आज होगा अच्छा वाला वर्कआउट, काफी वक्त से नहीं हुआ था। और अभी जिनसे हंसते हुए बोल रहा होता है देखा तुम लोग वाकई में काटने से ज्यादा भूखते हो। और इसके बाद वो अपनी पलटन से बोलता है बॉयज गेट देम। और उसके ऐसा कहते ही पूरे लोंडे चढ़ जाते हैं इन चारों के ऊपर। बेटा तुम लोग आज मरने वाले हो बिकॉज वी आर थंडरस्टॉर्म गैंग। और अभी गिल्सू ये सब देखकर डर रहा होता है बिकॉज वो अभी लड़कर बैठा है एक से, जिस वजह से वो काफी थक चुका है। लेकिन तभी जिन उसके पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि गिल्सू अब वक्त आ गया इनको दिखाने का, बिकॉज वी आर ऑल डिसेंट फाइटर्स सो वी हैव अ चांस। देन जियोंगमिन से हाँ इनसे लड़ना आसान तो नहीं होगा लेकिन हम ये कर सकते हैं। और इन्हें ऐसा देखकर पार्क सोचने लगता है यार ये लोग कुछ नहीं कर सकते इनके सामने, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ रहकर लड़ने वाले हैं, पर क्यों। और अभी पार्क इन लोगों की जोश को देख ही रिया होता है कि तभी जिनसे उसको धोखे से एक पंच मार देता है कि बेटा इधर ध्यान दे इधर, बिकॉज अभी हम दोनों का काम अधूरा है। देन पार्क खुद को संभालते हुए बोलता है मैं भी यही सोच रहा था, तो चल आज इसको हमेशा के लिए खत्म ही कर देते हैं। और इसके बाद हम आते हैं हमारे लोंडो पर, जो कि इस वक्त घुस चुके होते हैं थंडरस्टॉर्म गैंग के बंदों के बीच में। तुम देख ही सकते हो कितनी गंदी भसड़ मच रही है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर गिल्सू पर एक बंदे ने पंच करा होता है तो गिल्सू ने उसको ब्लॉक कर रखा होता है। और अभी गिल्सू यही सोच रहा होता है कि भाई ये बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं इनको ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन तभी जिन गिल्सू के सामने वाले बंदे को एक ही पंच में उड़ा देता है। इन गिल्सू से कहता है कि अगर तुझे लगे कि तू खतरे में तो तू बस हमें बुला लेना, हम फौरन तेरी मदद के लिए आ जाएंगे। और ये कहते ही हमारे तीनों लोंडे आपस में गेदर हो जाते हैं। ये भाई इसे बोलते हैं असली फ्रेंडशिप, ये होती है असली फ्रेंडशिप। और अभी जिनकी बात सुनकर गिल्सू थोड़ा मोटिवेट होता है कि भाई मैं अकेला फाइट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे साथ मेरे दोनों भाई भी हैं। और अब इसके बाद हम आते हैं पाक और जिनसियोप की फाइट पर, जहाँ पर पाक जिनसियोप के ऊपर एक किक थ्रो करता है बट जिनसियोप उसको इजीली ब्लॉक कर लेता है। एंड जिनसियोप से क्या हुआ बेटा, थक गया क्या, बिकॉज तेरी इस किक से ऐसा लग रहा है तू मुझे मसाज देने की कोशिश कर रहा है। और ये कहते ही वो पाक के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करने लगता है, जिन पंचेस को पाक बड़ी ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। और अभी पाक को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी किक्स ऑलरेडी डैमेज ले चुकी हैं। जब उसने स्टार्टिंग में जिनसियोप के ऊपर अपनी किक थ्रो की थी और वो किक जिनसियोप के सीधे बुलेट प्रूफ वेस्ट पे पड़ी थी। और अभी उसको और भी ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है बिकॉज जिनसियोप अपने हाथों में ब्रास नकल पहने हुए। और अगर पाक को जिनसियोप के ब्रास नकल के अगेंस्ट फाइट करना है तो उसे अपने शिन पेड्स का यूज करना पड़ेगा। और वो ऐसा ही करता है, जिनसियोप उसके ऊपर एक पंच थ्रो करता है और पाक उसको अपनी किक से ब्लॉक कर लेता है। बट जिनसियोप का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाक के शिन पेड ही बेंड हो जाते हैं, जो देखकर पाक भी काफी शॉक्ड हो जाता है। और तभी जिनसियोप भी उसके ऊपर एक पंच थ्रो कर देता है, ये कहते हुए कि क्या हुआ बेटा, अब क्या करने वाला है, तेरे शिन पेड तो टूट गए, तो चल मैं फिर से तुझे वो वक्त याद दिला देता हूँ जब तू कमजोर हुआ करता था। और ये कहते ही वो पाक को एक जोरदार पंच हिट करता है। पाक भी अपनी दूसरी किक से उसको ब्लॉक कर लेता है बट उस पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पाक उड़ी जाता है। जिनसियोप से देखा बेटा अब याद आया तुझे कि तू उन चीजों के बिना कुछ भी नहीं है जो तुझे थंडरस्टॉर्म गैंग और मैंने दी है। और अभी शिन पेड टूटने की वजह से पाक तो हार ही मान लेता है कि भाई मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो पाऊं। लेकिन तभी उसे आवाज आती है अबे खड़ा हो जा, हार मत मान, दिखा दे उसको तू क्या कर सकता है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे लोंडो की होती है, जो कि इस वक्त फाइट में बहुत गंदे तरीके से घुसे होते हैं। और तब भी वो लोग पाक को मोटिवेट कर रहे हैं। और अभी ये सुनकर पाक के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई वो लोग अब भी फाइट कर रहे हैं तो मैं हार कैसे मान सकता हूँ। और इसके बाद अब वो अपने शिन पेड्स को भी उतार कर फेंक देता है कि मुझे इन फालतू चीजों की जरूरत नहीं है और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं असल में क्या कर सकता हूँ। और ये कहते ही पाक आ जाता है अपनी मुंहथाई वाली पोजीशन में। और अब जिनसे मुझसे बोलने लगता है अच्छा तो तू मरना चाहता है, बिकॉज मैंने तुझे बताया था कि कुछ भी हो जाए अपने शिन पेड्स को मत उतारना, लेकिन तूने फिर भी उतार दिए, तो चल अब मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होता है जब तुम किसी की नहीं सुनते हो। और ये कहते हैं जिनसे पाक के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। और अभी पाक यही सोच रहा होता है कि भाई मैं दिखा तो रहा हूँ कि मैं टफ हूं, पर मुझे कैसे भी करके उसके ब्रास नकल्स को डोज करना होगा। और अब जैसे ही जिनसे उसके ऊपर पंच थ्रो करता है पाक उसको बहुत ही क्विकली डोज कर लेता है। ये देखकर वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या था, मैं तो पहले से भी ज्यादा लाइट फील कर रहा हूँ। और अभी जिनसे फिर से पाक के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है लेकिन पाक भी उसको बड़ी ही इजीली डोज कर रहा होता है। और पाक ऐसा इसलिए कर पा रहा है बिकॉज वो बचपन से इतने भारी शिन पेड पहने हुए था, जिस वजह से उसकी बॉडी को उसकी आदत पड़ गई थी। और अब जब उसने इतने सालों बाद वो शिन पेड उतारे हैं तो उसके पैर ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा वजन था वो कम हो चुका है, जिस वजह से वो इतना फास्ट हो गया और वो जिनसियोप के हर एक पंच को डोज कर पा रहा है। और अभी पाक जिनसियोप के उन सभी पंचेस को डोज करता हुआ उसके फेस पे एक क्लियर नहीं दे मारता है। और अब पाक को भी समझ में आ जाता है कि वो शिन पेड उतारने के बाद पाक की स्पीड बढ़ चुकी है और इसी का फायदा उठाकर वो जिनसियोप की बजा देता है अपनी किक से। और ये कमीना इतना पिटने के बाद भी यही कह रहा होता है बस यही है तेरी ताकत। और ये कहते ही वो पाक के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड का एक जोरदार अपरकट मारने वाला होता है कि तभी पाक उसके लेफ्ट हैंड की फोर्स का यूज कर हाई जंप कर जाता है। और इस चीज की जिनसियोप ने उम्मीद भी नहीं की
की थी। और अब पाक कह रहा होता है काफी वक्त हो गया है कि मैंने बिना शिनपेट के किसी से फाइट नहीं की। और ये कहती वो जिनसियोप के ऊपर एक खतरनाक वाली हाई राउंड किक लैंड कर देता है। और ये किक खाने के बाद जिनसियोप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि भाई वो पाक से हार रहा है, बिकॉज वो हमेशा से पाक को कमजोर ही समझता आया है। और इसीलिए अभी उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी मेमोरीज फ्लैश होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पाक सो रहा होता है और जिनसियोप का एक बंदा उससे पूछ रहा होता है कि आखिर आपने एक रैंडम बंदे को अपनी टीम में क्यों ले लिया, जबकि आपको पता है कि हर एक को खाना खिलाना हमारे लिए कितना मुश्किल है। देन जिनसियोप उसे एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है मैंने उससे इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ऐसे बंदे की जरूरत थी। और ये बात जिनसियोप के बंदे को समझ में नहीं आती है। देन जिनसियोप उसको समझाता है कि देख भाई इस बंदे की फैमिली नहीं है, तो जरा सोच इस बारे में कि अगर वो मिसिंग भी हो जाता है, ये मारा भी जाता है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, जिसका मतलब अभी हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, हम उससे जो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं, और जिस दिन वो हमारा काम नहीं कर पाएगा हम उससे छुटकारा पा लेंगे। तो देख रहे हो पाक को लेने के पीछे इस हरामखोर का ये इरादा था, जिसका मतलब ये बंदा पाक को कभी अपना मेंबर समझता ही नहीं था, ये तो हमेशा से उसका बस फायदा उठाना चाहता था। और अभी इसको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस बंदे को इसने अपने फायदे के लिए रखा था वही बंदा आज इसको हरा रहा है। और अभी ये यही कह रहा होता है कि मैं जिनसियोप गोंगू थंडरस्टॉर्म गैंग का लीडर और मैं तेरे जैसे लूजर से कभी नहीं हारने वाला। और ये कहती वो पाक के ऊपर पागलों की तरह रश कर देता है। देन पाक भी उसके फेस पे एक जोरदार राउंड किक मारता है और वो किक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे जिनसियोप के 2 दांत ही टूट जाते हैं। और अभी ये किक मारते हुए पाक जिनसियोप से बोल रहा होता है क्या हुआ बेटा, अपने वर्ड्स को भूल गया, तूने ही कहा था ना तुम इसलिए नहीं जीतते बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम जीतते हो तब जाकर लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग कहते हैं। एंड ये कहने के बाद पाक स्टाइल मारते हुए जाने लगता है बिकॉज जिनसियोप इज डन। और अभी जरा बंदे की हालत तो देखो जरा क्या हो चुकी है। वैसे इसके साथ जो हुआ है ना बहुत सही हुआ है, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के बारे में सोचें। तो खैर अभी राजा हार चुका है तो सेना का क्या काम, मतलब कि जिनसियोप हार चुका है। और वो देखने के बाद उसके बंदे डरने लगते हैं कि भाई जिनसियोप हार गया अब हम क्या करें। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि भाई जिनसियोप भले ही हार गया लेकिन हम भाग नहीं सकते, बिकॉज तुझे पता है ना इस टास्क के लिए हमें किसने ऑर्डर दिया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ भाई जानता हूँ पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं। एंड तभी गिल्सू उनसे बोलता है अबे सालों आपस में क्या बकवास कर रहे हो, अगर लड़ना चाहते हो तो आगे आओ, वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो। और अभी इन तीनों को इतना जोश में देखकर जिनसियोप के बंदों की फड़े आती है और वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं कि भाई हम फाइट नहीं कर सकते इन जैसे मॉन्स्टर्स से। एंड देन वो जिनसियोप को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर पाक इतना फाइट करने की वजह से थककर जमीन पर लेट गया होता है। हाँ आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने फाइनली जिनसियोप को हरा दिया है। और तभी वहां पर गिल्सू आकर पाक को अपना हाथ देता है कि कम ऑन वीडो आखिरकार तू जीत गया और तू बिना शिनपेट के ज्यादा अच्छे से फाइट करता है। और अब गिल्सू को हाथ बढ़ाता हुआ देखकर पाक को पुराना वक्त याद आ जाता है कि अरे ना में भी गिल्सू ने उसके लिए ऐसे ही हाथ बढ़ाया था। और अभी पाक गिल्सू के बारे में यही सोच रहा होता है कि भाई मुझे मानना पड़ेगा ये बंदा वाकई में बहुत अजीब है। एंड इसके बाद फाइनली पाक गिल्सू का हाथ थाम लेता है, मेरा साथ देने के लिए थैंक्स गिल्सू। देन गिल्सू उससे बोलता है भाई मुझे थैंक्स मत बोल, कोई और ही है जिसको तुझे थैंक्स बोलना है। एंड हम देखते हैं कि वहां पर हाइसियोन भी आ गई होती है और उसे यहाँ पर देखकर पाक भी हैरान हो जाता है। हाइसियोन तुम्हें पता था मैं यहाँ पर, और हमारा लोंडा इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले हाइसियोन उससे लिपट कर रोने लगती है कि तू ठीक है, तुझे पता भी मुझे तेरी कितनी टेंशन हो रही थी। और हाइसियोन को इस तरीके से रोता देखकर पाक को समझ में आया था कि हाइसियोन उसको कितना प्यार करती है। और अब वो हाइसियोन को समझाता है कि मैं ठीक हूँ और अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर हमारी ये आग खत्म होती है। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी थोड़ी सी यार और बची है, अभी तुम्हें कुछ और भी पता चलना बाकी है। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे YMGI पर, जहाँ पर हमारा लोंडा गिल्सू अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है बिकॉज उसको नहीं मालूम उसका वॉलेट कहाँ गिर गया। तभी पाक उससे पूछता है भाई आखिर क्या हो गया जो तू इतना परेशान हो रहा है। देन गिल्सू उसे बताता है भाई मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर मेरा वॉलेट मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है, मुझे लगता है मैंने कल उसको कहीं पर गिरा दिया है। अरे यार अब मैं क्या करूँ, उसके अंदर मेरा डेबिट कार्ड और मेरा स्टूडेंट ID भी था। फिर पाक उसे समझाता है भाई टेंशन मत ले, तू जरूर उसको घर पर भूल गया होगा, वहां पर ढूंढेगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। और तभी उन दोनों के बगल में से 2 बंदे गुजरते जो कि थंडरस्टॉर्म गैंग की बात कर रहे होते हैं कि तुझे पता है कुछ लोगों ने थंडरस्टॉर्म गैंग को पीटा और डराकर भगा दिया और पता चला पाक भी उन लोगों के साथ शामिल था और अब उसको कुछ वक्त के लिए जुवेनाइल प्रिजन में भी रखा जाएगा। देन दूसरा बंदा बोलता अरे वाह क्या बात है सच में। और ये सारी बकवास हमारे दोनों लोंडे सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी गिल्सू की नजर पड़ती है पाक पर और वो बंदा इतना अंधा बनकर जा रहा होता है कि उसने पाक पर भी ध्यान नहीं दिया होता है। वो तब भी यही कहा जा रहा होता है अरे वाह अच्छा हुआ पाक की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और तभी पाक उनसे पूछता है किसकी जिंदगी बर्बाद हो गई जरा बताना। और वो बंदा जैसे ही अपने सामने पाक को देखता है उसकी फटकर 4 हो जाती है। अरे पाक तूने, मैंने सुना था तूने स्कूल छोड़ दिया है। देन पाक से दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन अब से बेहतर होगा कि तू अपनी जबान संभाल कर रखे और अगली बार मैंने अगर तुझे ऐसा कुछ कहते हुए पकड़ लिया ना तो मैं तुझे सीधा अरेना में जाकर पीटूंगा। एंड पाक उसको बिना कुछ करे बस उसको धक्का देकर वहां से चला जाता है। एंड ये देखकर हमारा गिल्सू काफी खुश होता है कि भाई पाक अब सुधर चुका है। तो खैर अभी पाक अपनी क्लास में बैठकर बस यही सोच रहा होता है यार पता नहीं मैं इस बकवास से स्कूल में क्यों आ गया फिर से। और अब हमें यही दिखाया जाता है कि आखिर पाक दोबारा से स्कूल में क्यों आया है। तो हम चलते हैं पिछली रात के सीन पर, जहाँ पर हाइसियोन उसको रो रो कर डांट रही होती है तू आखिर अपना स्कूल छोड़कर ऐसे क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो गया, तू पहले तो ऐसा नहीं था, मुझे मेरा पुराना पाक वापस चाहिए। और वो ये कहते हुए काफी रो भी रही होती है जिस वजह से पाक उसको चुप कराने लगता है। देन हाइसियोन पाक से बोलती है ठीक है मैं रोना बंद कर दूंगी पर इसका मतलब
अब तू कल से स्कूल वापस जाएगा ना? और ये कहते हुए पार्क से वो पिंकी प्रॉमिस भी करवा लेती है और यही रीजन था हमारे पार्क के वापस स्कूल आने का। और यहाँ पर देखो हमारा लुंडा कितना खुश हो रहा होता है वो सोच सोच के। और अभी वो इतना खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसके रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पर किंग भी आ जाता है। किंग उससे पूछता है मैंने सुना है तूने थंडर स्टॉर्म किंग को हरा दिया, लगता है तेरे अंदर अब भी काफी दम है। और अभी किंग की ये सारी बातें सुनकर पार्क उससे बोलता है अब तू क्या चाहता है, तेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। किंग उससे बताता है मैं तो तुझे वापस ले जाने के बारे में सोच रहा था बिकॉज तुझसे एक छोटी सी तो गलती हुई थी। और अभी किंग की ये सारी बातें सुनकर पार्क हंसने लगता है, क्या कहा तूने, मुझे वापस लेने आ जाता तू, तेरा ऑफर तो अच्छा है बट नो थैंक्स। और ये कहते हुए पार्क वहां से जाने लगता है। देन किंग उससे बोलता है बेटा सोच ले, तेरे पास रहने के लिए और दूसरी जगह नहीं है और सिर्फ यून ग्रुप का ट्रेनिंग ग्रुप ही तेरी आखिरी होप है। फिर पार्क उसे बोलता है जान अपने काम से काम रख, मैं अपने रहने की जगह खुद ही ढूंढ लूंगा। और ये कहते ही पार्क वहां से चला जाता है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है यून ग्रुप के बेसमेंट पर, जहाँ पर पार्क अपना बचा हुआ बाकी का सामान पैक कर रहा होता है। और अभी हमें बताया जाता है कि जब कोई भी बंदा यून ग्रुप के ट्रेनिंग ग्रुप को ज्वाइन करता है तब उसको रहने के लिए एक बेसमेंट दिया जाता है और उसी में से एक बेसमेंट में पार्क पहले रहा करता था जब वो किंग की टीम में था। और अभी पार्क वहां से अपना सामान बटोर रहा है और फिर वो अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। और अब उसके पास जाने के लिए बस एक ही जगह है, उसका पुराना ऑर्फनेज। अभी पार्क जाते वक्त बस यही सोच रहा होता है कि भाई उसने यून ग्रुप को बस इसी वजह से ज्वाइन करा था ताकि वो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने पर प्राउड कर सके और साथ ही उसे सिक्योरिटी भी मिले। पर वहां पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, वहां पर हमेशा उसको फाइट ही करना पड़ता था जहां पर उसे बस लड़ाई झगड़ा और धोखेबाजी करना ही सीखने को मिला है। और अब उसे रियलाइज हो चुका है कि भाई गैंग में उसे वो नहीं दे सकती जो वो चाहता है। एंड अब फाइनली पार्क पहुंच चुका है अपने ऑर्फनेज पर, जहां पर हाइसन पार्क के वेलकम के लिए तैयारी कर रही है और वहीं पर उसके छोटे भाई बहन उसको परेशान कर रहे हैं। और तभी वहां पर पार्क भी आ जाता है और पार्क को वहां पर देखते ही वो दोनों बच्चे पहली फुर्सत में जाकर पार्क से लिपट जाते हैं। और इस वक्त पार्क बोल रहा होता है कि जो उसको चाहिए वो असल में ये है, एक परिवार और अपने भाई बहनों का प्यार। और ये सब कुछ उसको कोई गैंग नहीं दे सकती, वो सिर्फ एक फैमिली ही दे सकती है। और अभी वो अपने भाई बहनों को प्यार कर ही रहा होता है तभी वो पीछे देखता है कि जोंग, मिनगिल, सू, जिन तीनों यहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। देन पार्क से अबे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो बे? देन गिल सू उससे बोलता कम ऑन यार, तू अपने गेस्ट का वेलकम ऐसे करेगा? और तभी हाइसन पार्क को बताती है कि इन सभी को उसने इनवाइट किया थैंक्स कहने के लिए। और उसके बाद फिर ये लोग आराम से खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। देन गिल सू पार्क से बोलता है मुझे खुशी हुई कि तू वापस स्कूल आ गया, आफ्टर ऑल हमें हमारा हिसाब जो चुकता करना है, याद है ना तुझे? देन पार्क से अबे जो कुछ भी हो चुटकी बजाते ही हरा दूंगा तुझे, चुटकी बजाते ही। देन जिन पार्क से बोलता है अगली बार तो अपनी फाइट ना खुद लड़ना या फिर तू फिर से हमें अपनी हेल्प के लिए बुलाएगा। और ये सुनने के बाद पार्क बोलता है क्या 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 किसने मांगी थी तुम लोगों से मदद? और इसके बाद इन लोगों की बातों के बीच में गिल सू पार्क से एक सवाल पूछता है कि भाई एक बात बता, उस मोटरसाइकिल का क्या हुआ? देन पार्क उसे बताता है मुझे लगता है कि भाई मुझे उस मोटरसाइकिल के ओनर से माफी मांगना पड़ेगी। देन गिल सू उससे पूछता है अच्छा उसका ओनर कौन है और आखिर किसी ने क्यों हायर किया था उसके साथ ये सब करने के लिए? फिर पार्क उसे बताता है यार मुझे नहीं पता पर मैंने स्कूल में सुना था। और उसने क्या सुना था वो हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम आते हैं उस ओनर पर जो अपनी पूरी गैंग को लेकर उस पार्किंग एरिया पे खड़ा होता है। और फिर वो वहां पर सबसे पहले लाइटर को उठाता है और वो देखता है कि उसकी बाइक की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है जिससे वो समझ जाता है कि कोई बंदा उसकी गाड़ी में आग लगाना चाहता था। और अब हमें दिखाया जाता है वो ओनर और कोई नहीं बल्कि ह्योक जिन होता है, वही अपना जिनसेंग टेक वाला। और मैं बता दूं ये बंदा भले ही जेंग के सामने नहीं टिक पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही वीक है, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी की भी माँ बहन कर सकता है। और अभी इस वक्त ये फुल गुस्से में क्योंकि कोई इसकी बाइक में आग लगाना चाहता था। और अभी वो गुस्से में यही कह रहा होता है आई एम गोना किल हूएवर डिड दिस, जिसका मतलब अब ये उस बंदे को नहीं छोड़ने वाला जिसने ये हरकत की है। और अभी वो गुस्सा कर ही रहा होता है कि तभी अनफॉर्चुनेटली उसके बंदे को कुछ मिलता है और वो जो कुछ भी होता है उसे देखने के बाद ह्योकजिन पूरी तरीके से भड़क जाता है। और उसने क्या देखा वो हमें अभी नहीं दिखाया जाएगा, वो हमें नेक्स्ट आर्क में पता चलेगा बिकॉज ये जो बाइक थी उसका काम था नेक्स्ट आर्क का सेटअप करना और वो कर चुकी है। तो खैर अभी हम वापस से आते हैं हमारे लोंडो पर, जहाँ पर गिल सू पार्क से पूछ रहा होता है कि थंडर स्टॉर्म गैंग को उस बाइक के ओनर से बदला लेना था क्या? देन पार्क उसे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता बिकॉज मैंने सुना है कि थंडर स्टॉर्म को एक टास्क कंप्लीट न करने की वजह से काफी बुरी तरीके से पीटा गया था। देन गिल सू उससे पूछता है क्या का टास्क के बदले में? फिर पार्क उसे बताता है कि कई बार जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यून ग्रुप, वो लोग थंडर स्टॉर्म गैंग को ऐसी जॉब दिया करते हैं और उस जॉब को कंप्लीट न करने पे यून ग्रुप ने उन्हें काफी पीटा था। और उसी तरीके से जिसने भी थंडर स्टॉर्म गैंग को वो बाइक चलाने का टास्क दिया होगा उसने भी उन लोगों को जरूर पीटा होगा बिकॉज वो अपने टास्क में फेल्ड हो गए। फिर गिल सू उससे पूछता है अच्छा जिसने भी उनको वो काम करने के लिए दिया था वो आखिर था कौन? पार्क उसे बताता है कि भाई मैंने उनका नाम पहले तो कभी इस एरिया में नहीं सुना पर वो लोग खुद को बाइक्सन ग्रुप कहते हैं एंड मैंने ये भी सुना है कि वो लोग काफी क्रूल और रूथलेस भी हैं। और अब जैसे ही गिल सू बाइक्सन ग्रुप का नाम सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसे अब समझ में आ चुका है कि बाइक्सन ग्रुप कुछ प्लान कर रहा है। तो खैर अब जाकर हमारी ये आग कंप्लीट होती है और मैं बिल्कुल अकड़ चुका हूँ। साला तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत जो करना पड़ रही है यार, अब जाकर ये कंप्लीट हुई यार। तो खैर जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है वो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ
कमेंट करे बिना मत चले जाना, बिकॉज मैं तुम लोगों के कमेंट का इंतजार कर करके थक जाता हूँ, लेकिन तुम लोग कमेंट ही नहीं करते। तो इस बार भले कुछ भी कमेंट करो, बस कमेंट कर जाओ यार, तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहता है मुझे हमेशा। तो खैर आज के लिए बस इतना ही था, अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कमेंट करे बिना मत जाना, ठीक है ना।